नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। स्वागत करता हूं दीक्षांत आईएएस के पोर्टल पर, जहां हम चर्चा कर रहे हैं अपने टॉपिक एनवायरनमेंट की। आप सभी को वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। तारीख है 20 जनवरी की, समय हो गया 8 बज के कुछ मिनट का और हम शुरू करने वाले हैं आपके साथ अपने एनवायरनमेंट के इस लेक्चर को। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज और विजुअल्स आप तक पहुंच रहे होंगे और हमारे बीच एक संपर्क स्थापित हो चुका होगा दोस्तों। तो शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की। हम लोग पिछली क्लासेस में हमने क्या किया, एक बार जानते हैं। हम लोग पिछली क्लास में टॉपिक चल रहे थे सर यहाँ पर, और हमने पिछली क्लासेस में हम टॉपिक चर्चा कर रहे थे आपके साथ। वो था किस प्रकार सरकार ने प्रयास किए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए, किस प्रकार सरकार ने प्रयास किए लिथियम बैटरीज को बढ़ावा देने के लिए, किस प्रकार हमने लिथियम को लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर पॉलिसी तैयार की है। चर्चा हमारी आपके साथ इस बारे में हुई थी दोस्तों। इसके अलावा हम चर्चा कर रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा सरकार के BS6 इंजन की बात हो गई है। हमने बात की थी आपके साथ किस प्रकार कोयला आधारित जो पॉल्यूशन है उसे कम करने के लिए सरकार क्या करना चाहती है, इसकी बात भी आपके साथ हो चुकी है दोस्तों। और बात हो गई थी कार्बन कैप्चर तकनीक, कार्बन प्रच्छादन तकनीक, कार्बन कैप्चर स्टोरेज तकनीक के बारे में, क्लीन कोल टेक्नोलॉजी के बारे में, और बात हो गई थी आपके साथ फ्लाई ऐश डीसल्फराइजेशन, या मैं कहूंगा फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन पर। उम्मीद करता हूं यहां तक टॉपिक आपने देख लिए होंगे, समझ लिया होगा। कंटिन्यू करेंगे आपके लेक्चर को दोस्तों। आज अगला मुद्दा है हमारे पास बात करने के लिए। आप सभी को दोस्तों वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को, आप लोगों को। चलिए, अगला जो चर्चा दोस्तों मुझे करनी है आपके साथ, वो थोड़ा जोड़ लें अपने टॉपिक को हम लोग। टॉपिक है सर यहां बात करने के, थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे इस टॉपिक पर दोस्तों हम लोग। और टॉपिक रहेगा हमारा बायोफ्यूल के बारे में चर्चा करेंगे, और खासकर जो पॉल्यूशन होता है फसलों के अपशिष्टों से, जो हमारे किसान भाई खेतों में फसलें अपनी पैदा करते हैं, उसके बाद उन फसलों को काटने के बाद जो उनका पराली या उनका वेस्ट जो खेत में शेष रह जाता है उसे जलाते हैं अक्टूबर के महीने में आमतौर पर, जिससे दिल्ली NCR उत्तर भारत के इलाकों में पॉल्यूशन बढ़ता है। आज चर्चा उसकी भी करें आपके साथ, कितना बड़ा योगदान है इनका और सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं किसानों को इससे रोकने के लिए, और क्या ये प्रयास काफी रहेंगे प्री और मेंस दोनों के लिहाज से दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ हम लोग यहां से। चलिए चर्चा होगी आपके साथ क्या है किसानों की हवा, क्या किसानों के पॉल्यूशन, किस प्रकार पॉल्यूशन को कम करने की समस्याओं की चर्चा। आइए दोस्तों, पहली बात, फसलों के अपशिष्ट क्यों हैं इसकी बात करना जरूरी है आपके साथ यहां पर। ठीक है सर, इसकी बात हम कर चुके हैं। आइए, फसल अवशिष्ट या हम बात करें आपके साथ वेस्ट, जो क्रॉप वेस्ट होता है इसकी बात करें दोस्तों। पहली बात तो ये वेस्ट समस्या क्यों है, काफी कुछ सुना होगा, जानते होंगे, ब्रीफ कर रहा हूं 2 मिनट में, सुन लीजिए आराम से। देखिए हमारे किसान भाई, बात करें पंजाब हरियाणा की मुख्यतः बात करें हम लोग यहाँ पर, हमारे किसान भाई सर फसलें उगाते हैं मुख्यतः खरीफ और रबी की। जो बारिश के मौसम में होती है उसकी बात करें, खरीफ फसलों की बात करें सर, खरीफ के मौसम में हमारे किसान भाई सर चावल उगाते हैं हरियाणा में, पंजाब में मुख्यतः चावल की खेती करते हैं, जहाँ सिंचाई काफी अच्छी है, इरिगेशन काफी अच्छी है। बारिश तो बहुत कम होती है, लेकिन चूंकि इरिगेशन बहुत अच्छी, नदियों में अच्छा पानी होता है, नहरों में अच्छा पानी होता है, वाटर पंप लगा लेते हैं वो लोग, सिंचाई करते हैं भूमिगत जल से और अच्छी खेती करते हैं, चावल पैदा करते हैं। इस दोमट मिट्टी के अंदर भी, इस बलुआई मिट्टी के अंदर भी, सैंडी सॉइल के अंदर भी चावल पैदा कर लेते हैं। ये हमारे किसानों की ताकत है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर, मुख्यतः काम क्या है, फर्टिलाइजर डालते हैं खूब सारा, वो उर्वरक डालते हैं और खूब सिंचाई करते हैं। ये देन है हरित क्रांति की, जो किसानों तक पहुंचाई उर्वरक को, जो किसानों तक पहुंचाती है सिंचाई को, और किसानों ने इसका बखूबी यूज किया और चावल उत्पादन करके दिया। आज दुनिया में हम लोग बड़े उत्पादक हैं चावल के, और उत्पादक ही नहीं, हम चावल निर्यात करते हैं देश के बाहर, चाहे वो चीन हो, वियतनाम हो, थाईलैंड हो या बांग्लादेश, ऐसे देशों जो चावल कंज्यूम करते हैं, पैदा भी करते हैं, लेकिन हम उनको निर्यात कर रहे हैं। यानी भारत काफी अच्छी स्थिति में है आज। लेकिन यदि हरित क्रांति के इतने सारे फायदे हुए कि हम आत्मनिर्भर बन गए चावल उत्पादन में, किसानों की आय बढ़ गई सर, हमारे यहाँ पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ गई हमारे किसानों की सर, उनकी आय में इजाफा हुआ है, मिट्टी की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, खेतों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, सिंचाई अच्छी हुई है, अच्छा निवेश हुआ है, अच्छा बैंक का लोन पहुंचा है, तो काफी कुछ फायदा मिला हरित क्रांति का हमको। लेकिन कुछ साइड इफेक्ट भी सामने आए। साइड इफेक्ट में आर्थिक भी हैं, पर्यावरणीय भी हैं, सामाजिक भी हैं। तो सामाजिक आर्थिक परिणामों की बात चर्चा करी बाद में, आज हम बात करेंगे आपसे इसके पर्यावरणीय प्रभावों पर। हरित क्रांति के कुछ निगेटिव
एनवायरमेंटल इंपैक्ट सामने आए, जैसे कि सर किसानों ने चावल की खेती को चुना, और चावल चूंकि यहाँ की लोकल फसल नहीं है, जितना आप सुनते हो यहाँ कल्चर के बारे में, यहाँ की संस्कृति में जानते हो, तो खरीफ के मौसम में मक्का एक बड़ी फसल होती है सर। यहाँ पर मक्का उगाया जाता है, पानी कम बरसता है, चूंकि सिंचाई नहीं थी, नहरें नहीं थी, भूमिगत जल का प्रयोग नहीं होता था, तब तक यहाँ मक्का का पैदावार होती थी, बात हम कर रहे हैं। लेकिन जैसे पानी आता गया, इरिगेशन होती गई, सिंचाई होने लगी, पंप आ गए, वाटर पंप आ गए, सिंचाई पंप आ गए, भूमिगत जल का शोषण बढ़ने लगा, चावल की खेती बढ़ने लगी। कई और कारण है चावल की खेती बढ़ने के, लेकिन इरिगेशन एक बड़ा फैक्टर है सर। हालांकि सरकार की एमएसपी नीति, सरकार के एफसीआई के गोदाम, बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन सिंचाई एक बड़ा प्रभाव है। तो सिंचाई से जब खेती की जाएगी, जो मक्के के लिए आपको पानी नहीं चाहिए था भूमिगत, लेकिन सिंचाई करेंगे चावल की खेती के लिए, वहां पर आपको पानी चाहिए, और जब पानी चाहिए तो पानी निकालना पड़ेगा जमीन के नीचे से। और यहां चालू होती है समस्या नंबर 1। इस खेती का या चावल की खेती का दुष्परिणाम सामने यह आया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत के कई इलाकों में, चाहे उत्तरी राजस्थान की बात करें, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान जो हमारा गंगानगर हनुमानगढ़ का इलाका है, या हम बात करें यूपी के वेस्टर्न इलाके की जहां गन्ने खेती होती है, उन क्रॉप पे ज्यादा ध्यान दिया गया जो पानी ज्यादा मांग करती हैं, चावल और गन्ना। याद रखिएगा, एक डेटा दे रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे में छपा था 2 साल पहले, आप कॉपी कर सकते हैं इस डेटा को, कि भारत देश में जितना पानी इरिगेशन में खर्च होता है, जितना पानी को सिंचाई में हम खर्च करते हैं, यूज करते हैं, उसका 80% केवल 2 फसलों में जाता है, चावल और गन्ने की। यानी बाकी फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता ही नहीं है। तो चावल और गन्ना जो है सर बहुत पानी पीते हैं, बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में ये 2 क्रॉप बढ़ी हैं इस जगह पर सर। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन। तो पहली पर्यावरणीय समस्या यहां पर सर जो आई, वो था भूमिगत जल का दोहन हो रहा था सर। चलिए सर, समस्या नंबर 1 मैं नोट डाउन करते जाऊं आपके साथ। तो चावल की खेती में आवश्यकता थी सिंचाई की, चावल और गन्ने को सिंचाई की आवश्यकता थी, और सिंचाई के लिए प्रयोग किया गया भूमिगत जल को, और भूमिगत जल का जब प्रयोग किया गया तो इससे क्या हुआ सर, वाटर टेबल डाउन हो गया पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत के इलाकों में। पहली समस्या। समस्या नंबर 2, आपने पैदा करा पंजाब में यहां पर, लेकिन कई बार सिंचाई अधिक करनी पड़ी, सिंचाई बहुत ज्यादा की गई, खेतों को पानी से भर दिया गया, और कई जगह पर सॉल्ट, क्योंकि गर्मी का मौसम अधिक होती है, गर्मी यहां पर पानी या मिट्टी के ऊपर ना धीरे धीरे पानी वाष्पीकृत हो गया, और अत्यधिक सिंचाई के कारण मिट्टी में लवणता, सैलिनिटी, सॉल्ट, नमक बढ़ गया, मिट्टी लवणीय हो गई, मिट्टी ज्यादा सॉल्टी हो गई, मिट्टी ज्यादा क्षारीय हो गई, मिट्टी खेती के लायक नहीं रह गई, कहीं कहीं जगह तो मिट्टी को छोड़ना पड़ा, खेती नहीं कर पाते वहां पर। जी हां, एक बड़ी समस्या क्या आई सर, मिट्टी की क्षारीयता बढ़ना, एल्कलिनिटी बढ़ना, मिट्टी के अंदर लवणों का बढ़ना, सॉल्ट बढ़ रहे हैं मिट्टी के अंदर, ऊपर तक आ गए हैं वो सॉल्ट, मिट्टी के ऊपर आके जम गए हैं, कई जगह पर मिट्टी खेती लायक नहीं रह गई है, अलग नाम दिए जाते हैं लोकल भाषाओं में, उसके हम नहीं जाएंगे हाल फिलहाल ज्योग्राफी टर्मिनोलॉजी में। हम बात करें एनवायरमेंटल समस्या की, यानी कि सॉइल पॉल्यूशन शॉर्ट ऑफ एक प्रकार का, एक पानी खत्म हो रहा है सर, वो समस्या है। दूसरा जो पानी है, मिट्टी जो है वो खत्म हो रही है सर, और जो पानी भूमिगत अब बचा है, बहुत पानी खत्म हो चुका है, भूमिगत जो पानी बचा है सर वो काफी नीचे जा चुका है वाटर टेबल में, और ऐसे में वहां पर पानी में प्रदूषण देखा जा रहा है, विशेषकर फ्लोराइड का और अन्य धातुओं का। जी हां, जो पानी निकाल भी रहे हैं ग्राउंड वाटर से ना, उसमें फ्लोराइड के तत्व, आर्सेनिक के तत्व आपको ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि पानी कम बचा है, आसपास चट्टानों में से पानी आता है, और बड़े स्केल पर आर्सेनिक और फ्लोराइड का असर देखा जाता है यहाँ के पानी में सर। तो भूमिगत जल कम हो गया, कम होने की अलग बात है, वाटर टेबल का नीचे आने की अलग बात है, लेकिन पानी में फ्लोराइड और आर्सेनिक का मिलना उसको पीने योग्य नहीं बनाता है। तो फ्लोराइड और आर्सेनिक ये दोनों पानी को खराब कर रहे हैं सर। इसका असर एक ये दिखा है हमको इस सो कॉल्ड इस चावल की खेती का सर यहां पर। और क्या असर है एनवायरमेंट का, नुकसान हुआ हरित क्रांति का सर। इसके अलावा दोस्तों क्या हुआ, अब सरकार को 2008-9 तक हरित क्रांति के 40 सालों बाद लगने लगा कि यार इससे नुकसान हो रहा है, वाटर टेबल नीचे जा रही है, हमारा वाटर टेबल नीचे जा रहा है, कुछ किया जाए। तो सरकार ने क्या किया, आमतौर पे पंजाब के किसान करते क्या थे, पंजाब हरियाणा के किसान जून के फर्स्ट वीक में चावल बोते थे। चावल के खेत में कम से कम 3 से 4 बार पानी देना पड़ता है, खेत को भरना पड़ता है। और कृषि की जानकारी बताएंगे आपको कि इसमें से पंजाब के अंदर किसान क्या करते थे, चावल बो दिया जुलाई में, जून में उन्होंने प्रारंभ में,
और 2 बार खेत में पानी भरता था। कैसे? सिंचाई के जरिए, ट्यूबवेल के जरिए भर दिया और तीसरे बार तक बारिश हो जाती थी। 2 बार बारिश आ गई और 2 बार सिंचाई कर दी इन्होंने पंप चलाकर। तो इससे भूमिगत जल का पानी आधा हो गया और आधा पानी सिंचाई का आ गया। लेकिन पंजाब सरकार को लगा नहीं, तो ये तो गलत बात है अपने आप में। भूमिगत जल का निकाल लेते हैं पानी, अगर जून में बो रहे हैं तो भूमिगत चावल का प्रयोग करेंगे, भूमिगत जल का प्रयोग करेंगे। अगर यही खेती अगर जून लास्ट में की जाए या जुलाई फर्स्ट वीक में की जाए, 15 दिन डिले की जाए, तो क्या होगा? आप एक सिंचाई करेंगे, पानी निकालेंगे जमीन से, और दूसरी सिंचाई से पहले बारिश आ जाएगी। तो ऐसे में आप पानी का कम प्रयोग करेंगे, भूमिगत जल का। तो पंजाब सरकार ने क्या किया, एक आदेश जारी किया 2009 में और किसानों को कानून पास किया और किसानों को कहा कि आप जून के पहले हफ्ते नहीं बोएंगे चावल, आपको बोना है तो 15 या 20 जून के बाद आप चावल बो सकते हैं। जिससे क्या होगा, ट्यूबवेल से एक बार इरिगेशन होगी बस केवल, और उसके बाद बारिश का पानी आ जाएगा तो सामान्यतः समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये पंजाब सरकार ने विकल्प निकाला सर, ठीक है, आदेश जारी कर दी, कानून आ गया इस पर। अब किसान खेत से ट्यूबवेल नहीं चला सकता अपने, वो इंतजार करता है कि जब बारिश आने का मौका करीब हो तब वो ट्यूबवेल से पानी निकाल सिंचाई करेगा, उसके बारिश आ जाएगी, हो गया काम उसका। चलिए सर, एक सामान्य समझ थी। इसका परिणाम क्या हुआ? जैसे ही आपने पंजाब के किसान को कहा कि आप 1 जून को नहीं बोएंगे चावल, आप 20 जून को बोएंगे चावल, तो बोया उसने 20 जून को कहना मान के आपका 2009 में। और उसके बाद जब चावल पकेगा जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर लास्ट और अक्टूबर फर्स्ट वीक। अब चावल पकता है लगभग 10 अक्टूबर के आसपास आकर, यदि 20 जून को बोता है वो। तो पहले चावल पकता था 15 सितंबर के आसपास, पक गया चावल, काट लिया 15 सितंबर को। अब काटता है वो अक्टूबर सेकंड वीक में जाकर, 15 दिन डिले हो गया। और जैसे कि हम जानते हैं दिवाली के आसपास रबी की फसल बोने का सीजन आ जाता है, उसे खेत में गेहूं बोना है। पहले 15 सितंबर को चावल काटता था, गेहूं बोता था नवंबर में जाकर। 2 महीने होते थे उसके पास खेत को साफ करना, क्योंकि चावल को जो काटा जाता है, मशीनों से काटे हैं आप, तो खेत में उसके डंठल या उस प्रकार से पराली बच जाती है। तो किसान क्या करता है, पराली बच गई, चावल काट लिया ऊपर का, पराली बच गई उसकी। तो किसान 2 महीने का समय होता है किसान के पास, लगा दी लेबर, भैया साफ करते रहो बैठे बैठे आराम से। तो लेबर लगा दी सस्ती उसने, वो लेबर साफ कर रही है पराली को, वहां पर हटा रही है पराली को। धीरे धीरे भूसा के रूप में, भूसे के रूप में चली गई पराली उसकी, भूसा बन जाता है कई जगह पर, उसका पशुओं चारा बन जाता है पशुओं का वहां पर। तो धीरे धीरे काम होता है। तो 2 महीने मैनेजमेंट करने के लिए पर्याप्त होते थे किसान के पास, कि सितंबर से नवंबर के बीच में इस पराली का, इस सो कॉल्ड इस वेस्ट का वो यूज कर लेगा, चारा बना देगा, या वो सफाई करवा देगा, खेत में लोगों को लगवा के हटवा देगा इसको। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने किसान को कहा भाई अक्टूबर 15 तक तो फसल पकेगी आपकी, अब 15 अक्टूबर को फसल पक रही है और उधर फसल उसकी बोने का टाइम आ गया उसकी। अब उसके पास विंडो छोटी सी है, ये फसल कटेगी और अगली फसल बोई जाएगी। इसमें खेत को खाली भी छोड़ना है, न्यूट्रिशन भी देना है, यानी उसको तैयार करना है खेत अपना। अब उसके पास पराली मैनेजमेंट का संकट आ गया। वो 2 महीने तक पराली को नहीं छोड़ पाएगा खेत के अंदर, क्योंकि 2 महीने है ही नहीं उसके पास। उसको 10-15 दिन के अंदर खेत साफ करके दोबारा नई फसल बोनी है, नया बीज डालना है। अब क्या करें? अब ये पराली मैनेजमेंट वो जानता है 15 दिन के अंदर नहीं किया तो खेत में फसल नहीं हो पाएगा वो। अब वेट करे भूसा बनाने वालों का, चारा बनाने वालों का, नहीं ले जा सकते उठा के इतना सारा वो उसका वहां पर वेस्ट। काटने वालों की बात करें, चूंकि समय फसल बोने का भी होता है उस समय, तो लेबर बहुत महंगी होती है, बहुत डबल महंगी हो जाती है लेबर। ऐसे में विंडो छोटी है, सबको कटवाना है पराली, तो विंडो बहुत छोटी होती है, मजदूर बहुत पैसा मांगता है और बहुत ज्यादा लागत हो जाती है उस अपशिष्ट को काटने की। तो वेस्ट को काटने की लागत बहुत ज्यादा एक तरफ हो गई है, दूसरी तरफ नई फसल बोने का समय आ रहा है, क्या करें? तो लागत बहुत ज्यादा है अगर फसल को, पराली को हटाने की, तो एक सस्ती लागत वाला विकल्प भी है। जाओ घर से माचिस लेकर आओ जो निःशुल्क है, एक तीली जलाओ और पूरा खेत साफ। जी हाँ, सबसे आसान, सुविधाजनक, आसान भी है, सुविधाजनक भी है, तीव्र भी है और बिना कीमत लागत का भी है। तो किसान को लगता है यह सबसे बेहतर विकल्प है उसके लिए। तो पराली को जलाने की शुरुआत तो पहले चलती थी, ऐसा नहीं कहूंगा नहीं चलती थी, लेकिन अधिकतर किसान नहीं भी जलाते थे। चारा बन गया, उसका भूसा बन गया, उसका पशुओं काम आ गया, लेकिन अब वो ये करते हैं, सबसे बेहतर विकल्प है जलाना। इसको जला दिया आपने, पूरा खेत साफ हो गया आपका, 2 दिन के अंदर पूरा खेत में जल कर पराली साफ, आपका खेत तैयार है, आप उस पर अगली फसल बोइए। लेकिन इस पराली को जलाने का नुकसान आप सभी जानते हैं। जलता है वो पंजाब हरियाणा के खेतों में, उसका पॉल्यूशन पहुंचता है दिल्ली, एनसीआर और पूरे उत्तर भारत के शहरों और गांव के ऊपर। यहां पर SO2 की मात्रा, PM कणों की मात्रा और AQI स्केल 500-800 तक पहुंच जाता है।
और उसी समय भारत में दिवाली भी आती है, उत्तर भारत के शहर में दिवाली मनाई जाती है, तो वो दिवाली का पॉल्यूशन जुड़ गया उसके अंदर। ठंडा मौसम होता है चूंकि, तो हवाएं नीचे बैठी होती हैं, तो जो आपकी गाड़ियों का पॉल्यूशन निकला है वो भी नीचे आ जाता है, तो सब ये एक्यूमुलेट हो जाता है, सब ये संचय हो जाता है। तो किसानों द्वारा अपशिष्ट आ गए, वेस्ट का जो पॉल्यूशन था वो आ गया, गाड़ियों का पॉल्यूशन आ गया, और त्योहार आ गया तो उसका पॉल्यूशन भी आ गया। इन सब कारणों से दोस्तों होता क्या है, हमारे यहाँ दिल्ली, एनसीआर और पूरे उत्तर भारत में एक 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 धुंध, एक स्मोक की परत तैयार हो जाती है। स्मोक कौन सा वाला है सर? याद होगा आपको, सल्फर वाला स्मोक। जी हाँ, विंटर स्मोक, ठंड के मौसम में आने वाला स्मोक है ये तैयार हो जाता है, और पूरे उत्तर भारत में पॉल्यूशन का लेवल काफी अधिक हो जाता है, जो हम कहते हैं आमतौर पर सितंबर अक्टूबर के महीनों में। इसके लिए जिम्मेदार कौन है फिर? जिम्मेदार क्या पंजाब का वो कानून है? शायद नहीं, भूमिगत जल बसता है क्योंकि उससे तो क्या कहां जिम्मेदारी है फिर? तो मांगो जिम्मेदारी भी ढूंढेंगे आपके साथ। हाल फिलहाल तो हमने देखा यहां पर दोस्तों, पानी प्रदूषित हो रहा है, मिट्टी खराब हो रही है। इसके अलावा पराली के जलाने पर, वेस्ट निकालने पर एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है सर, ये दो राय नहीं है। AQI इंडेक्स बहुत तेजी से बढ़ता है सर, यहां पर पराली के जलाने पर ये बहुत वेस्ट आता है सर। ठीक है, यानी हवा खराब, मिट्टी खराब और पानी खराब, क्योंकि हम बो रहे हैं चावल की फसल, हम बो रहे हैं वो फसल जो यहां की लोकल क्रॉप नहीं है, हम बो रहे हैं वो फसल जो कृषि जलवायु क्षेत्र, ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी दोस्तों, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं इस टर्मिनोलॉजी को हम लोग, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन या एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन या कृषि जलवायु क्षेत्र। देश को हमने बांटा है 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में, कि कौन से इलाके में कौन सी खेती हो सकती है, कौन सी फसल का कॉम्बिनेशन बेहतर होगा, कहां मक्का होगा, कहां दालें होंगी, कहां गेहूं का, कपास, कहां चावल, हमने बांट रखा है देश को। उसका वायलेशन होता है दोस्तों। पंजाब की दोमट मिट्टी, बलुआई मिट्टी नहीं है चावल खेती के लिए। हम चावल उगा रहे हैं क्योंकि सस्ता बीज आ गया, पानी आ गया, बिजली आ गई, वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी आ गई, फर्टिलाइजर आ गए, आप चावल उगा रहे हैं। वो मिट्टी मोटे अनाज की है, मक्के की है, बाकी फसलों की है। लेकिन जब आप चावल उगाना जाते हैं तो उससे होता क्या है, पर्यावरण पर दुष्प्रभाव आता है, हवा खराब, मिट्टी खराब, पानी खराब। तो पराली अपने आप में काफी जहर बढ़ाती है, यहाँ पर उसके वेस्ट चलते हैं, और वो लकड़ी है, बताया मैंने आपको, फसल है, डीएनए था उसके अंदर, जब वो जलेगा तो सारे पॉल्यूटेंट निकालेगा जो बताए थे पीछे मैंने आपको, चाहे वो CO2 हो, CO हो, N2 हो, NO2 हो, या फिर वो SO2 जैसे PM पार्टिकल भी क्यों ना हो, सभी कुछ निकलेगा उस वेस्ट के जलने से। आप एक जिंदा फसल को जला रहे हैं एक प्रकार से, सभी कुछ निकलेगा वेस्ट, मिट्टी खराब भी होगी। ठीक है सर, तो क्या किया जाए? क्या मेरी बात यहां तक पहुंची है दोस्तों? आप तक मेरी बात यहां तक पहुंची है? चैट बॉक्स में आज शांति है, मैं देख रहा हूं, तो क्या मेरी बात पहुंच गई आप लोगों तक? बताइए एक बार मुझे, मेरी बात पहुंची कि नहीं पहुंची आप तक, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर हम बात करेंगे इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोग आगे चलते हैं कहानी को लेकर अपनी। कहानी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो कैसे प्रबंधन किया जाए ये जरूरी है समझना इसको यहां पर। तो मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं ये दोस्तों चर्चा करें आपके साथ। तो इस फसल अपशिष्ट के नुकसान क्या हैं समझ आ गया आपको दोस्तों। तो 4 नुकसान बताए मैंने आपको यहां पर। ग्राउंड वाटर में कमी, भूमिगत जल नीचे जा रहा है, भूमिगत जल पॉल्यूटेड हो रहा है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, उसमें फ्लोराइड और आर्सेनिक मिल रहे हैं, भूमिगत जल में प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके अलावा सर सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल में सॉल्ट या लवण का मिल रहे हैं, मिट्टी खराब हो रही है, क्षारीयता बढ़ रही है मिट्टी की सर। और अंत में एयर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर में प्रदूषण हो रहा है, हवा, पानी, मिट्टी सब खराब हो रहा है। ठीक है सर, आइए ढूंढते हैं कारण क्या मिले आपको यहां तक अभी तक पढ़ने में। आखिरी प्रदूषण क्यों हो रहा है? तो शायद एक प्रमुख काम चावल या गन्ना, चावल और गन्ना बहुत ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप हैं ये सर। मैं कहूं यहां पर वाटर इंटेंसिव यानी कहीं ना कहीं अधिक जल की मांग करती हैं ये।
अधिक जल की मांग होती है इन फसलों को उगाने के लिए, जिससे भूमिगत जल की मांग बढ़ती है। तो रीजन नंबर 1 गन्ना चावल, जो कि बता चुका हूं मैं, डेटा दिखाया मैंने पीछे, आपको लिख लीजिए यहां पर। देश के कुल सिंचाई का 80% पानी कहां जाता है? केवल गन्ना और चावल के अंदर। तो बहुत ज्यादा अपने यहां में वाटर इंटेंसिव या बहुत ही जल की मांग करने वाली क्रॉप है सर ये। और क्या रीजन है सर यहां पर? खेती कैसे नहीं होती? एग्रो क्लाइमेटिक जोन के मुताबिक खेती ना होना। एग्रो क्लाइमेटिक जोन या हिंदी में कहा जाए कृषि जलवायु क्षेत्र के मुताबिक खेती ना होना। कृषि जलवायु क्षेत्र के मुताबिक खेती ना होना, कि ये इलाका नहीं है चावल पैदा करने का, यहाँ का तापमान, यहाँ की वर्षा सपोर्ट नहीं करती चावल को, लेकिन फिर पैदा कर रहे हैं आप। चलिए सर, और क्या कारण है? पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है विशेष मौसम, खासकर विंडो। अगर विंडो बड़ी हो जाए, मतलब वो चावल और गेहूं के बीच में फसल समय मिल जाए, तो शायद पॉल्यूशन ना होता इतना, लेकिन विंडो बहुत छोटी है अपने आप में। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो ये है, एयर पॉल्यूशन के समय जब हवा होती है, ठंडी होती है, नीचे बैठती है, तो प्राकृतिक कारण भी है यहां पर। उस समय नेचुरल पॉल्यूशन ज्यादा होगा ही होगा। आज आप देखिए, आज की बात करें, दिल्ली का पॉल्यूशन कितना चल रहा होगा उसमें? 450 के आसपास। सीवियर या वेरी पुअर क्वालिटी आज भी है दिल्ली की। आज तो फसल नहीं जल रही कोई, आज तो वेस्ट नहीं जल रहा कोई। तो नेचुरल फिनोमिना है एक प्रकार से। जब हवाएं नहीं चलेंगी तो जो पॉल्यूशन होगा नीचे ही बैठ जाएगा। अब उसके अंदर आके कृषि का जुड़ गया तो समस्या बढ़ जाती है आपके लिए। तो ये एक प्राकृतिक कारण है कि हवाओं में स्थिरता आना, या शरद ऋतु के दौरान हवाओं का ठंडा होकर नीचे बैठना, हवाओं में संवहनीय धाराओं का रुक जाना। ठीक है, तो हवाओं में संवहनीय धाराओं का, कन्वेंशनल करंट्स का रुक जाना, संवहनीय धाराओं का धीमापन या की स्थिरता का रुकना। कन्वेंशनल करंट नहीं चलते हैं आपके यहां पर, इससे मुश्किलें हो रही हैं हमारे यहां। एक बड़ा कारण यह भी है सर इसके पीछे। और क्या कारण है प्रदूषण बढ़ने का सर? और क्या कारण है? अत्यधिक मात्रा में एनपीके, असंतुलित मात्रा में एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जो 3 उर्वरक होते हैं, असंतुलित प्रयोग कर रहे हैं, जिससे मिट्टी क्षारीय लवणीय होती जा रही है। जी हां दोस्तों, एनपीके का असंतुलित प्रयोग तो एक बड़ी समस्या सर यहां पर है। इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है, अनुपातिक नहीं है, वो एनपीके जिस अनुपात में होना चाहिए उस अनुपात में नहीं डालते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को, जिससे मिट्टी प्रदूषित होती जा रही है हमारे यहां। चलिए सर, कई कारण हैं हमारे यहां पर जो समझ में आना चाहिए आपको। चलिए, यानी कुल मिलाकर ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव इंपैक्ट सामने आ गए। एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और सोशल अलग पढ़ेंगे अभी क्लास में आपके साथ, लेकिन यहां चूंकि एनवायरमेंट की बात हो रही है तो ग्रीन रेवोल्यूशन का एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है वो समझ में आ गया आपको यहां पर। उसके फायदे भी हैं, बहुत सारे फायदे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, इकोनॉमिक क्लास में पढ़ते भी हैं आप लोग, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एनवायरमेंटल एस्पेक्ट की। उसके नुकसान दिख रहा है सर आपको यहां पर, तो क्या किया जाए? समाधान क्या है सर? समाधान क्या किए गए हैं और क्या किए जाने चाहिए, उसकी बात कर लें सर। पहली बात तो भैया, ये जो पराली है ना, इसका मैनेजमेंट अच्छा करो यार। एक तो ये है कि जो हो रहा है उसका प्रबंधन कर दो। दूसरा प्रयास आप कर सकते हो कि पराली पैदा ही ना हो, ऐसा कुछ करो कि ये वेस्ट प्रिवेंशन हो जाए, इसका निवारण हो जाए, ये पैदा ही ना हो, कुछ ऐसा काम कर दो। 2 तरीके से हो सकता है, जो आया कचरा उसको साफ करना सीखो, मैनेज करना सीखो, या दूसरा काम कचरा पैदा ही ना हो ऐसा कुछ काम कर दो। आइए कैसे कर सकते हैं सर ये काम? मैनेजमेंट, इसके लिए दोस्तों कुछ मशीनों की बात की जाती है, तकनीकों की बात की जाती है। तो 2-3 तकनीकों नाम मैं चर्चा करूंगा, आपके संग शेयर करूंगा। एक तकनीक का नाम है हैप्पी सीडर मशीन। हैप्पी सीडर मशीन, सीड मतलब बीज को बोने वाली मशीन। तो ऐसी मशीन है जो बीज बोती है और साथ में मैनेजमेंट कर देती है आपके पराली का। ठीक है सर। एक है सर एसएमएस। एसएमएस होता है सर स्ट्रॉ। स्ट्रॉ कहते हैं हम किसे? उस पराली को जो बचती है उसको स्ट्रॉ कहते हैं हम लोग। स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहा हूं दोस्तों। स्ट्रॉ प्रबंधन प्रणाली, पराली प्रबंधन प्रणाली एक और तकनीक है जिसमें आप मैनेज कर सकते हैं चीजों को यहां पर सर। और कैसे मैनेज कर सकते हैं सर? पराली को मैनेज करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं सर कि इसका रीयूज हो जाए। अब रीयूज कैसे होगा? इससे बन सकता है सर बायोफ्यूल, जैव ईंधन बन सकता है सर इससे। इसकी तकनीकें विकसित की जाएं, जैव ईंधन वाली तकनीकें विकसित की जाएं सर। अच्छा सर, पराली का और क्या हो सकता है सर? इसका
पशुओं का चारा बनाया जाए, चारा प्रबंधन में ध्यान दिया जाए। आजकल तकनीकें आ गई हैं कई प्रकार की सर, जिससे आप पराली से सीधा क्या बना सकते हैं मालूम है आपको? कोयला बना सकते हैं। बात करेंगे बायोकोक की। बायोकोक, जैविक कोयला बना सकते हैं आप यहाँ पर, वो तकनीक भी आ रही है यहाँ पर। तो जैविक कोयला या बायोकोक बना सकते हैं इससे सर हम लोग यहाँ पर, ये मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैनेज ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस पराली को छोड़ दिया जाए खेत के अंदर, तो ये अगली बार के लिए फर्टिलाइजर काम करती है और खेत की उत्पादकता बढ़ जाती है। यानी इसको काट के वहीं छोड़ दिया जाए, इसको काट के वहीं छोड़ दिया जाए, तो इससे खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और खेत में नमी बरकरार रहती है। बारिश के मौसम के बाद जब सर्दियों में फसल बोई जाएगी तो खेत की नमी खोती नहीं है, मॉइस्चर खोता नहीं है, जिससे कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। दो तीन फायदे होते हैं। छोड़ दिया जाए खेत के अंदर तो खेत में जो नमी है, बारिश में नमी मिली थी, फसल काट ली आपने, अभी नम है और ढका हुआ है खेत आपका इस पराली से, तो क्या होगा? अगली फसल बोते समय आपको इरिगेशन सिंचाई पर अधिक ध्यान नहीं देना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट भी है और अगली बार के लिए सिंचाई की आवश्यकता भी कम हो जाती है। जी हाँ, तो ये कहा जाता है कि अगर पराली को छोड़ दिया जाए तो इससे क्या फायदा होता है? खेत में ही छोड़ दिया जाए इसे, अगर खेत में ही रहने दिया जाए इसे, तो क्या फायदा होता है सर? खेत के पोषक तत्वों वृद्धि होती है, खेत के पोषक तत्व बढ़ते हैं सर इससे। इससे सिंचाई की मांग कम होती है खेत में, क्योंकि नमी को ये बना के रखता है। सिंचाई की मांग कम होती है खेत में, कम होती है क्योंकि नमी को बनाकर रखता है, नमी हाई रहती है, मॉइस्चर रहता है मिट्टी के अंदर हमेशा सर। तो सरकार ये प्रयास भी कर रही है सर, मैनेज करने की दिशा में ये काम भी किया जाए। ठीक है, चलिए और कुछ कर रहे हैं मैनेजमेंट दिशा में सर? एपिसीडर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दैट्स इट। ये मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट है दोस्तों, प्रबंधन। अब हो गया है तो क्या करें, वो है ये। लेकिन दूसरा प्रयास हो सकता है कि हम लोग पराली पैदा ही ना होने दें। तो उसके लिए समाधान क्या होगा सर? उसके लिए समाधान क्या, ये ढूंढते हैं आपके साथ दोस्तों। निवारण कैसे हो सकता है कि चावल या गन्ने की जगह हम फोकस करें अन्य फसलों पर। तो चावल, तो गन्ना तो नहीं फसल, लेकिन चावल की स्तर पर अन्य कुछ यूज करें हम लोग। तो चावल के स्तर पर क्या यूज कर सकते हैं? यानी हम खेती करें एग्रोक्लाइमेटिक जोन के मुताबिक, हम खेती करें, जलवायु कृषि करें वहां पर, तो शायद फायदा मिलेगा हमको, चावल से समस्या ही नहीं आएगी सर। निवारण कैसे हो सकता है सर इसका? और तरीका क्या है? और तरीका क्या है सर इसका? पराली पैदा ना हो तो हम अगर हम बात करें कि जो किसान पराली का प्रबंधन बेहतर करेगा या पराली को पैदा नहीं होने देगा या ऐसी फसलें पैदा करेगा, मक्का या अन्य फसलें पैदा करेगा, उसे सरकार विशेष इंसेंटिव या एमएसपी जारी कर सकती है। सरकार उसे मक्का खरीद सकती है या प्रति एकड़ उसके अकाउंट में चावल ना पैदा करने के बदले में उसके अकाउंट में पैसे डाले जा सकते हैं। मान लीजिए कोई किसान 10 साल चावल पैदा कर रहा है, अब सरकार कहती है नहीं मिस्टर राम, आप चावल पैदा नहीं करेंगे, अब आपको मक्का पैदा करना है। आपका 10 एकड़ का खेत है, लीजिए 4,000 के हिसाब से 40,000 रुपए पर एकड़, 40,000 लीजिए 10 एकड़ का, और आप मक्का पैदा करेंगे, चावल पैदा नहीं करेंगे। ये 40,000 आपके अकाउंट में डाले जा रहे हैं इस बात के लिए कि आप चावल पैदा नहीं करेंगे। अब तो इंसेंटिव फॉर दोज जो चावल खेती को रोकना चाहते हैं, इससे क्या होगा? किसान ज्यादा मूव करेगा चावल से अन्य इतर फसलों पर। जी हाँ, तो विशेष प्रोत्साहन उन किसानों को जो यहां पर अन्य फसलें अपना रहे हैं, तो प्रोत्साहन राशि दी जाए उन किसानों को जो अन्य फसलों की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे किसानों को डर है यार मक्के पर नुकसान हो जाएगा, उनको चावल पैदा करेंगे फायदा होता है, तो फायदे के लिए कर रहे हैं सारा काम वो, तो फायदा बिना चावल पिए पैदा किए दे दे उनको अगर हम कुछ सालों तक, तो शायद एक सर्कुलेशन हो जाएगा, पानी बचेगा, उनका इनपुट भी कम होगा और शायद देश को फायदा होगा। तो हमको सब्सिडी दे सकते हैं एक प्रकार से, उनके लिए भी यहाँ पर काम किया जा सकता है सर। ठीक है, ये काम कर सकते हैं, प्रोत्साहन राशि दे सकते हैं हम लोग किसानों को अपने, जिससे वो पराली पैदा ही ना होने दें यहाँ पर। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग सर, पराली पैदा भी हो लेकिन वो चावल के साथ इसी को काट लिया जाए। जब चावल लाया काटा जा रहा है, चावल को अलग किया जा रहा है, धान को अलग किया जा रहा है, तभी उसको अलग कर लिया जाए, यानी कि हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान ही पराली को निपटा दिया जाए। तो ऐसी कुछ मशीनें लाई जाएं, तकनीक विजात की जाए, जब चावल का धान अलग किया जा रहा है उसी दौरान पराली को भी मैनेज कर दिया जाए, तो शायद की समस्या ही ना हो फिर हमारे यहाँ पर। तो तकनीकी विकास करें, तकनीक का विकास करें और धान के साथ साथ इस पराली का भी मैनेज कर पाए हम लोग, तो ये काम हो पाया तो बेहतर होगा
बेहतर के माना जाएगा समाधान होगा, पराली पैदा ही नहीं होगी, यहाँ पर बचेगा ही नहीं संकट उसका, अपने आप में मुश्किलात नहीं होंगी दोस्तों। क्या मेरी बात पहुंच गई है? आपके कोई सवाल रख दीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं दोस्तों आपके साथ। आपके कोई सवाल हो तो रख दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब बताता हूं मैं आपको निवारण के लिए सरकार ने किया क्या प्रयास किए, सरकार ने इस जगह मैनेजमेंट के लिए क्या क्या प्रयास किए, मैं लिखवाऊंगा आपको सारे यहाँ पर। अभी यहाँ तक कोई समस्या तो बता दीजिए पहले। सब ठीक है जी, सब बढ़िया चल रहा है सर। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं कह रहा हूं ये प्रयास किए जाने चाहिए, ठीक है, तो नहीं हो रहे हैं इसलिए पराली पैदा होती है हर साल। ये प्रयास आप करेंगे तो शायद समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो आइए चर्चा करते हैं दोस्तों मेरा, कि जो हमने यहाँ लिखी इनकी तो चर्चा करनी है, क्या क्या प्रयास है ना, एक बार समझ लेते हैं इसको हम लोग, क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। एक ओवरऑल खींच दिया मैंने आपके लिए, क्या करना चाहिए और हम क्या क्या कर रहे हैं उसकी बात भी कर दूं दोस्तों आपके साथ। पहला काम क्या कर रहे हैं सर हम लोग, किसानों में जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अवेयरनेस का काम कर रहे हैं किसानों के लिए सर हम लोग। उनको रेडियो मैसेज सुनाए जाते हैं, कृषि वाणी बताई जाती है, कृषि दर्शन आता है उनके लिए, कि भैया कैसे आप अपने खेत में पराली का प्रयोग का मैनेज कर सकते हो। तो पहला काम किसानों में जागरूकता, की फसलें ना जलाएं, वो ना जलाई जाएं, फसलों को जागरूक कर रहे हैं हम किसानों को सर, अपने यहाँ पर पहला काम कर रहे हैं सर। उनसे कहा जाता है कि इस वेस्ट को छोड़ दिया जाए खेत के अंदर ही, तो ये आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, उर्वरकता को बढ़ाएगा, मॉइस्चर को बढ़ाएगा खेत के अंदर आपके यहाँ पर, ठीक है। याद रखिएगा एक खास बात, किसानों को अवेयर किया जा रहा है कि पराली को खेत में ही छोड़ दिया जाए, पराली को खेत में ही छोड़ दिया जाए, जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है और नमी में वृद्धि होती है, मॉइस्चर बढ़ता है मिट्टी के अंदर। अब डालिए बीज वहां पर, यानी पड़ा हुआ है खेत, पराली पड़ा हुआ है, बीज डाल दीजिए उसके अंदर आप। तो जो जो आप जुताई करेंगे, जो टिलेज करेंगे, उसे हम कहते हैं दोस्तों शून्य जुताई, यहां पर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस प्रकार की जो क्रॉप बोई जाती है, जहां पर आप पराली छोड़ देते हैं और सिर्फ बीज डाल देते हैं ऊपर ही, वो कहलाती है शून्य जुताई, जीरो टाइलेज। यानी कि आप खेत में कोई हल नहीं चला रहे, विशेष रूप से ऊपरी परत उखाड़ते हैं लेकिन बहुत ज्यादा गहरा नहीं कर रहे हैं आप, आपने छोड़ दिया वहां पर पराली को और वहीं बीज आपने छोड़ दिया उसके साथ में, दैट वन इज शून्य जुताई कहते हैं दोस्तों, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जीरो टिलेज की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर हम ये कर सकते हैं सर, छोड़ दिया जाए खेत में, अवेयर कर रहे हैं किसानों को, पहला काम। और क्या कर रहे हैं सर हम लोग यहां पर, दूसरा हमने कुछ मशीन लेकर आए हैं, बताया मैंने आपको यहां पर। दूसरा काम हैप्पी सीडर मशीन, हैप्पी सीडर मशीन कैसे काम करती है हम देख लेते हैं, आपको याद रहेगा हमेशा। एक छोटा सा काम करते हैं हम लोग, जो कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं आराम से, ठीक है। इसका कीबोर्ड क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट देखता हूं मैं। Okay. ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाता हूं दोस्तों मैं,
देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार ये मैनेजमेंट काम करता है। तो अब फसल आप जला रहे हैं, यहाँ पर जो पराली जला रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो उससे बहुत पॉल्यूशन होता है, हम सब जानते हैं यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये खेतों में अवशिष्ट रह जाता है, उसको किसान जला देते हैं हमारे यहाँ पर। तो बहुत बड़े स्केल पे जलाई जाती है सर यहाँ पर ये पराली हम बात करें। इसमें समझ सकते हैं क्या क्या होता है, समझ रहे हैं आप दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पर इसमें इस पराली में क्या क्या होता है। कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, ठीक है। तो नष्ट हो जाती है मिट्टी से सर, नष्ट होता है मिट्टी से इसको जलाने से सर। इसको जलाया ना जाए तो बहुत फायदा मिलेगा किसानों को हमारे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ये मैं चाहूँ किसान को सुन लीजिए, 2-3 मिनट का वीडियो, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो मैं चाहूंगा सुन लीजिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, 4 मिनट का डॉक्यूमेंट्री पार्ट है, छोटा सा हिंदी में है। अगर सुनना चाहें तो सुन लीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको, आपकी नॉलेज और बेहतर हो पाएगी यहाँ पर। में बुआई करने वाली मशीनों के एवं किसानों के खेत को साफ सुथरा रखने की मानसिकता के कारण सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों में फसल अवशेषों को पूरी तरह जलाने की परंपरा कई दशकों से धान अवशेषों को जलाने से इनमें से जहरीली गैसें। एक मिनट मैं टीम से बात करता हूँ कि आपको स्पीकर की आवाज़ पहुँच पाए इसकी। बड़ा एक अच्छा सा वीडियो बताया गया, हैप्पी सीडर मशीन किस प्रकार काम करती है। मैं टीम से बात करता हूँ कि आप तक वॉइस पहुँच पाए इसका, वॉल्यूम बढ़ सकता है इसका। ओके, थैंक यू। नाइट्रस ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड आदि निकलती है, जिससे समूचा वातावरण। अब ओके, अब बड़ा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बड़ा अच्छा वीडियो है ये सर। फसल अवशेषों में बुआई करने वाली मशीनों के अभाव एवं किसानों के खेत को साफ सुथरा रखने की मानसिकता के कारण सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों में फसल अवशेषों को पूरी तरह जलाने की परंपरा कई दशकों से बनी हुई है। धान अवशेषों को जलाने से इनमें से जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड आदि निकलती हैं, जिससे समूचा वातावरण प्रदूषित हो जाता है, जिसका सीधा प्रभाव। यूपीएससी पीटी 2019 कौन कौन सी गैसें निकलती हैं पराली के जलाने से, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। मनुष्य एवं मृदा के स्वास्थ्य पर पड़ता है। धान की पुआल जलाने से लगभग 100% के आसपास कार्बन, 80% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस एवं पोटेशियम तथा 50% सल्फर का नुकसान होता है। जैसे हम पहले फन्ने वगैरह ये रेजिड्यू जला देते थे, उसका वातावरण को भी नुकसान होता था, और जो हमारा सॉइल का हेल्थ था उसके लिए भी नुकसानदायक था वो। जो हमारे मित्र कीट थे, कुछ ऐसे कीट पतंगे जो खेती के लिए फायदेमंद है, वो भी इसमें जल जाते थे। फसल लगते थे, अब काम नहीं है उसका तो ज्यादा से ज्यादा खेत में छोड़ दिया जाए। उससे क्या होगा, तो तब मिट्टी भुरभुरी होगी, एक नंबर जमीन में स्ट्रक्चर बदला, जैसे चेरा का केचुआ आएगा तो उसमें इसका स्ट्रक्चर बदलेगा। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए संरक्षण खेती आधारित तकनीकों पर सीमेट सीकैप्स द्वारा जोर दिया जा रहा है। फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 2 प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है। उनमें से मुख्यतः एक जीरो टिल मशीन है और दूसरी हैप्पी सीडर मशीन है। जीरो टिल मशीन से धान के खड़े फानों में आसानी से बिजाई की जा सकती है, जबकि हैप्पी सीडर के द्वारा धान के खड़े एवं लूज फानों के साथ आसानी से बिजाई की जा सकती है। तो हैप्पी सीडर के फायदे ये जीरो टिल, शून्य जुताई में वर्ड यूज करा था आपके लिए, शून्य जुताई, जीरो टिल मशीन जो आपके चावल है वहां पर लगा हुआ पराली, उसके बाद भी आप खेती कर सकते हैं। और हैप्पी सीडर सेम कॉन्सेप्ट, बीज बोना है आपको, वो भी आप कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो शून्य जुताई, खेत में आपको हल चलाना हो तो चावल के उसके बाद भी आप चला सकते हैं। और दूसरा है हैप्पी सीडर, जहाँ बीज बोना हो आपको साथ में। ये भी 2 अलग मशीन है, दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। जो हमारा रेजिड्यू होता है राइस का, पहले बर्न करना पड़ता था, वो मैनेज नहीं होता था। लेकिन अब ये जो आधुनिक मशीन आई है हैप्पी सीडर, ये उसको काट के बीच में डाल देती है
वो एक तरह से सॉइल को कवर कर लेता है और उससे हमारे जो वीट है उसका बाहर आने से रोकता है वो। इसके फायदे को ये भी है जी, ये जो मॉइस्चर है जमीन के अंदर उसको वो लंबे टाइम तक कायम रखता है। मैंने आपसे कहा ये मॉइस्चर को बरकरार रखता है मिट्टी के अंदर, जो काम की बात है आपके लिए। मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर बन के रहता है सर इसके अंदर। नमी को खत्म नहीं होने देता। इसमें हमारे 1 पानी की या 2 पानी की भी बचत हो सकती है, थोड़ा मौसम पे डिपेंड करता है, लेकिन 1 पानी तो 1 इरिगेशन तो बचती ही है। फसल अवशेष प्रबंधन करने के कई फायदे हैं। उनमें से मुख्यतः कार्बन को मृदा में अधिक समय तक संचित करना है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना, वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को रोकना और फसल प्रबंधन से शुष्क वातावरण को फसल के अनुकूल बनाना तथा सीमांत तापमान के प्रभाव को कम करना मुख्य उद्देश्य है। हरियाणा एवं पंजाब सरकार ने फसल अवशेषों को जलाने के लिए प्रतिबंध लगा रखा है। सीमेट सीकैप्स प्रोग्राम के तहत युवाओं को हैप्पी सीडर पर ट्रेनिंग दी जा रही है और उनको कस्टम हायरिंग के लिए प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा जो मुख्य कार्य हैं वो कृषि विभाग एवं विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर के किसानों में फसल अवशेषों को न जलाने के प्रति जागरूकता पैदा करना है। किसानों में जागरूकता, यूनिवर्सिटी के छात्र बताएं किसानों को, सरकार बताए। एक वर्ड उन्होंने यूज किया, कस्टम हायरिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, मैं शेयर करता हूं। क्या यहां तक आपको समझ में आया वीडियो क्या है दोस्तों पूरा? ये उम्मीद कर रहा हूं इस पर कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इस पर हमें कुछ जानकारी हमको एक्स्ट्रा मिली होगी। जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने एक अलग चीज होती है, हमेशा विजुलाइज करना चाहिए क्लास के साथ साथ। हमेशा इस मल्टीमीडिया का फायदा उठाना चाहिए हम लोगों को, क्लास विजुलाइज कर पाए हम लोग। क्या ये वीडियो समझ में आया दोस्तों आपको? हैप्पी सीडर की बात करना हो हमें जीरो टिलेज मशीनों की, यानी कुल मिला के हम प्रबंधन कर रहे हैं। ये पराली मैनेजमेंट है सर, ये वेस्ट का मैनेजमेंट है, रेजिड्यूअल मैनेजमेंट है, स्ट्रॉ मैनेजमेंट है ये। तो यहां तक स्पष्ट हुआ दोस्तों हमको? यहाँ पर बहुत बढ़िया स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर चीजें। ओके, एक दो शब्द इसमें बीच में हमको चर्चा में कर दूं, फिर आगे बढ़ूंगा। तो हैप्पी सीडर क्लियर हो गया आपको? मशीन का नाम है सर जीरो टिलेज या शून्य जुताई, जिसमें आप फसलों को, उसको वेस्ट को काटे बिना उसमें आप चेका लगा देते हैं जिससे बीज बो सके आराम से। ये आपने कर दिया सर, शून्य जुताई। कोई खेत को गहरा नहीं करना है यहाँ पर। फायदा सर, नमी बच गई। आप जलाते नहीं अगर वेस्ट को, तो इससे क्या, कार्बन मिट्टी का इंटैक्ट रहता है, सल्फर इंटैक्ट रहता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो एनपीके डाले थे पिछली बार आपने, वो मिट्टी के अंदर बने रहते हैं सर। सिंचाई कम लगती है, आपने सुना फार्मर्स आपको हमारे यहाँ पर बता रहे हैं सिंचाई कम लगती है। मिट्टी के अंदर जो केंचुए होते हैं वो पनप जाते हैं, जिससे फायदा मिलता है किसान भाइयों को हमारे यहाँ पर। यानी कुल मिलाकर काफी फायदा मिलता है मैनेजमेंट करने का। तो खेती को फायदा हो ही रहा है, बाकी दिल्ली वालों को फायदा होता है, भैया पॉल्यूशन कम हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ पर। तो जब अगर मैनेजमेंट कई फायदे, मैनेजमेंट किया क्यों नहीं जाता उसकी बात करूंगा मैं। पहले हम बात करें कस्टम हायरिंग शब्द जो उन्होंने किया यहाँ पर। तो कस्टम हायरिंग शब्द सुन लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। फिर मैं आगे चलता हूं। तो जागरूकता बताई मैंने आपको, यहाँ पर अवेयरनेस कर रहे हैं किसानों के बीच में हम लोग। मशीनों तक बता रहे हैं, शून्य जुताई करना है या फिर जीरो टिलेज तकनीक है या फिर हैप्पी सीडर मशीन है, इनका प्रयोग करें किसान भाई हमारे। और क्या कर रहे हैं, कस्टम हायरिंग, ये वर्ड में लिखूंगा यहाँ पर। एक अगला वर्ड आपको दे रहा हूं, कस्टम हायरिंग सरकार लेकर आई है। इसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब मालूम है, कस्टम हायरिंग। हम क्या कर रहे हैं मालूम है, हमारे पास लगभग 2000 मॉडल दुकानें हैं, आदर्श दुकानें बोल लीजिए, मॉडल मतलब आदर्श दुकानें हैं। ये कहां मिलेंगी सर आपको दुकानें? ये मिलती है मंडी में, होती है एक दुकान खुली है मंडी में, जहां आपको बीज मिलता है, उर्वरक मिलता है, वहीं आपको ये सामान मिलेगा। तो उस दुकान का मान लीजिए नाम रख दिया मैंने मॉडल शॉप, मॉडल सीड शॉप या मॉडल मशीन शॉप। तो जहां बीज मिलता है, उर्वरक मिलता है, वहीं जाइए आप। बीज खरीदा आपने, फर्टिलाइजर खरीदा आपने अपने खेत के लिए, वहीं एक बोर्ड लगा होगा कि अगर आपको पराली का मैनेजमेंट करना है, आपको हैप्पी सीडर मशीन चाहिए या आपको जीरो टिल मशीन चाहिए, तो आप किराए पे ले सकते हैं। कस्टम हायरिंग, किराए पे लेना। आप किराया दीजिए सरकार को, जो भी दुकान वाले को किराया होगा, आप डेट फिक्स कर दीजिए, मशीन आपके घर पहुंच जाएगी। आप खेती अपना इसको साफ कीजिए, पराली मैनेजमेंट कीजिए और वापस। तो ये मशीनें बहुत महंगी होती हैं, कई कई लाख की मशीनें होती हैं। ये हैप्पी सीडर मशीन हर किसान नहीं खरीद सकता, वो भी केवल एक काम के लिए कि अक्टूबर में साल में एक बार मैं यूज करूंगा साल भर में इसको। तो शायद किसान भाई ना खरीदे, खासकर छोटे और सीमांत किसान या मध्यम किसान ना खरीदें। बड़े किसान खरीद सकते हैं, छोटे किसान के लिए मुश्किल होगी। तो अब सोचिए, एक तरफ लाखों की मशीन है, एक तरफ माचिस की तीली है। तो छोटे किसान के लिए आसान क्या है, माचिस की तीली। तो वो लाख रुपए मशीन नहीं खरीदेगा। मशीनें हैं, ये सब चीजें हैं, लेकिन नहीं खरीदेगा वो।
तो उसके लिए क्या है, किराए पे दिलवा देते हैं उसको, कस्टम हायरिंग, यार किराए पे ले जाओ, जो भी किराया पर डे 100-500 रुपए देना है दे दो, 2 दिन यूज करो, वापस छोड़ जाना मशीन को। और बकायदा इसके लिए ऐप तैयार की है सरकार ने, इसमें चर्चा नहीं की गई। जैसे बोलते हैं ना उबेर, आप बोलते हैं उबेर ऐप, ओला ऐप, गाड़ी बुलानी है, बटन दबाया, गाड़ी आपके घर पर आ गई, जाइए घूमिए फिरिए, वापस पैसा कट जाएगा ऐप से आपका। वही काम उबेर ट्रैक्टर ऐप एक प्रकार से आ गई है। आप खोलेंगे, मशीन देखेंगे आपको कौन कौन सी मशीन है, कौन सा यूज करना चाहते हैं, तारीख डेट टाइप कीजिए, तारीख टाइप कीजिए, भैया किस तारीख कितने बजे चाहिए, मशीन आपके घर पर आ जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। तो हालांकि बहुत अभी इनिशियल लेवल पे है, लेकिन ये बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। हमारे छोटे सीमांत किसान भी जोड़ पाएंगे अपने आप को इन मशीनों के साथ। वो कस्टम हायरिंग, वो रेंट पे लेकर, वो किरायों पे लेकर अपने खेत का बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे। और सरकार ये भी कर सकती है कि जो छोटा किसान अगर ऐप से खरीद रहा है तो उसके लिए सरकार उसको डीबीटी दे दे बाद में, कि भाई छोटे किसान ने बोझ ना पड़े इस किराए का भी। ये भी आप कर सकते हैं कि छोटा किसान है, मान लीजिए वो खरीद रहा है, 2 दिन के ले रहा है, 1 दिन के ले रहा है, उसको 2 एकड़ का या 5 एकड़ का खेत है, तो सरकार उसको वापस कर भी सकती है पैसा, उसका रेंट फ्री ना करे, पैसा दो एक बार, लेकिन आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा पैसा कुछ दिनों बाद। तो ये भी अगर हो सकता है देखा जाए तो छोटे किसान बोझ भी नहीं पड़ेगा इसका। तो कई प्रयास हो सकते हैं और कई प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है सर। तो कस्टम हायरिंग क्या है सर, ये आदर्श दुकानें हैं सर हमारे पास, मॉडल शॉप बोलते हैं उसको, मॉडल शॉप। तो मॉडल शॉप है सर ये, जहां पर आपको इस प्रकार की मशीनें किराए पर प्राप्त होती हैं। तो ये आपने काम कर दिया, इससे किसानों तक पहुंच सके। हमने ऐप डेवलप कर दी सर, यहां पर हमने एक ऐप डेवलप की है, ट्रैक्टर ऐप, जिसका उद्देश्य क्या है, मशीनों को लोगों तक या किसानों तक पहुंचाया जाए यहां पर। ठीक है सर, यहां तक मुश्किल नहीं है अपने आप में। इसके अलावा फिर कानून भी पास किए हैं, तो मशीनें तकनीकें आ गई, कानून पास किए हैं सर हम लोगों ने। कानून का उद्देश्य क्या है, जो किसान नहीं मानेंगे इसके बाद भी, जो किसान इसके बाद भी नहीं मानेंगे उनको सजा दी जाएगी, उनको पनिश किया जाएगा, यानी कि उन किसानों को सजा दी जाएगी जो इसमें उल्लंघन करेंगे इसका। यदि किसान जलाता हुआ पाया जाता है पराली को तो उसको सजा भी हो सकती है। तो ये सरकार सब कुछ कर रही है आपके लिए, सजा मिलेगी। फिर आपको यहाँ पर आप नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल ही बिल्कुल जीरो हो गए अपने संवेदना से, तो आपको सजा भी मिलेगी इसके लिए। तो ये भी काम हो सकता है यहाँ पर सर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ से। ये तो हुआ प्रबंधन का पहला पार्ट कि अपने खेत में मैनेज कर लो अपनी पराली को, लेकिन दूसरा पार्ट हो सकता है, क्या इसका यूज हो सकता है कुछ सर बायोकोक बनाने में या बायोफ्यूल बनाने में, क्या इसका यूज हो सकता है? आइए दोस्तों चर्चा उसकी करें। ये पहला पार्ट हो गया खेत में ही, इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं इन सीटू मैनेजमेंट। आगे पढ़ेंगे कभी जाकर, एक शब्द आता है, तकनीकी भाषा का शब्द है, आमतौर पर यूज करते हैं हम लोग, इसे हम कहते हैं दोस्तों इन सीटू। जहां वेस्ट है वहीं उसका स्वस्थानीय प्रबंधन, स्वस्थानीय प्रबंधन, इन सीटू मैनेजमेंट। जो चीज जहां पर है पॉल्यूटेड वहीं इसको निपटान कर दो, वहीं उसका सॉल्यूशन निकाल दो। इन सीटू मैनेजमेंट होता है दोस्तों, इसे कहते हैं स्वस्थानीय मैनेजमेंट। ठीक है, अब आते हैं, नहीं यार ये पराली को तो हटाना ही पड़ेगा, इसको, इसका यूज हो सकता है कुछ और ज्यादा, इसका अच्छा यूज सकता है, इससे हम बायोकोक बना सकते हैं, इससे हम लोग बायोफ्यूल बना सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं उस पार्ट पर आपके साथ। ठीक है, तो क्या यूज सकता है हमारे पास पराली का, इस रेजिड्यू का क्या प्रयोग कर सकते हैं हम लोग इसका, इसकी बात करें तो 2 मुख्य चीजें सामने आती हैं। एक है सर इसका बायोफ्यूल बनाना, ठीक है, एक शब्द आता है आजकल नया सीबीजी, सीबीजी बात करते हैं, और एक शब्द आता है बायोकोक। ठीक है, बायोकोक, सीबीजी और ये तीनों चीजें क्या क्या हैं? जैव ईंधन समझते हैं हम लोग, जैव ईंधन, एथेनॉल आदि, एथेनॉल बनाना बायोफ्यूल या पराली से। सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस, हिंदी में कहा जाए संपीड़ित बायोगैस। इसका मतलब क्या है संपीड़ित बायोगैस का, कंप्रेस्ड बायोगैस का सर? आपने गोबर गैस देखी है बनती हुई कभी? गोबर गैस अपने आसपास देखी है बनती हुई, जहां पर आप एक चैम्बर में ढक देते हैं चैम्बर को, गोबर या वेस्ट डाल देते हैं, धीरे धीरे गोबर सड़ता रहता है और पाइप के द्वारा गैस आपके चूल्हे तक पहुंचती रहती है। ये होती है गोबर गैस, जहां पर गोबर का या इस प्रकार के वेस्ट का प्रयोग करते हैं, गोबर गैस बनती है। गोबर गैस होती क्या है बेसिकली? मीथेन होती है, वो मीथेन होती है बेसिकली, है तो बायोगैस ही ना, वो भी मीथेन है, पशु के अपशिष्ट से बन रही है, मीथेन है अपने आप में वो। ठीक है सर, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी गोबर गैस को कंप्रेस कर दूं, संपीड़ित कर दूं, संपीड़ित कर दूं, उसको गाड़ियों में प्रयोग कर सकता हूं फिर मैं।
गोबर गैस को ही कंप्रेस कर दिया जाए तो यूज कर सकता हूं गाड़ियों के अंदर, इसी को कहते हैं सीबीजी। तो सीबीजी को बनाने के लिए गोबर गैस एक सोर्स हो सकता है और एक सोर्स हो सकता है पराली वेस्ट हमारा ये। तो इससे बन सकती है संपीड़ित बायोगैस या कंप्रेस्ड बायोगैस। ये भी सरकार काम कर रही है, बात करेंगे इस पर भी आपके साथ। और तीसरी चर्चा करेंगे दोस्तों आपके संग बायोकोक, यानी कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग इस पराली को बायोकोक के अंदर। आइए पहली चर्चा, बायोफ्यूल क्या है। दोस्तों बायोफ्यूल की अगर बात करूं, जैव ईंधन की बात मैं आपसे करूं यहां पर, तो एक ऐसा ईंधन बेसिकली एथेनॉल, मैं सिंपल भाषा में कहूं तो एथेनॉल, ये तुलनात्मक एक क्लीन फ्यूल है। इससे गाड़ियां चल सकती हैं, इससे वाहन चल सकते हैं, विमान उड़ रहे हैं आजकल, तो इससे जेट विमान उड़ रहे हैं आजकल, सेना प्रयोग करने की तैयार हो गई है इसका। दुनिया के बड़े बड़े हवाई जहाज ड्रीमलाइनर, बोइंग ड्रीमलाइनर 787 इससे उड़ा सकते हैं वो लोग। यानी बायोफ्यूल एक प्रमाणिक फ्यूल है। अच्छी बात है, इसका काम क्या है, एक तो उत्सर्जन कम निकलता है इससे, और ये रिन्यूएबल है, आप बना सकते हैं इसको बार बार फसलों के अपशिष्टों से या कई और चीजें बना सकते हैं इसको आप। तो बायोफ्यूल का मतलब सिंपल भाषा में एथेनॉल है और रिन्यूएबल है, ये बार बार इसको तैयार कर सकते हैं सर यहां पर। आइए 2 मिनट चलते हैं आपको लेकर हम लोग एक अलग टॉपिक पर, बायोफ्यूल पर आपके साथ। एक मिनट दोस्तों, 30 सेकंड लूंगा आपसे ना, एक बात, एक फाइल ढूंढना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर, फाइल मिलती है तो बात करता हूं आपसे यहाँ पर। एक मिनट, ओके फाइन फाइन, ओके बायोफ्यूल की बात कर रहा हूं दोस्तों, बायोफ्यूल की चर्चा मैं कर रहा हूं आपसे यहाँ पर। तो बायोफ्यूल जो होते हैं दोस्तों, हम मानते हैं 4 जनरेशन की, समझिएगा 4 जनरेशन होती है बायोफ्यूल की, 4 पीढ़ियां होती हैं, 4 पीढ़ियां होती हैं बायोफ्यूल की सर। क्या क्या होती हैं दोस्तों, सुन लीजिए। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 4 पीढ़ियां हैं सर। पीढ़ियों का मतलब क्या है सर, बायोफ्यूल कैसे बनाया है इस पे आधारित है ये, बायोफ्यूल कैसे बनाया गया है इस पे आधारित है दोस्तों पूरी कहानी ये। यानी मैं कहूं अगर बायोफ्यूल बनाया गया गन्ने से, बायोफ्यूल बनाया गया पाम ऑयल से, फसलों से, तिलहन से, मक्के से, तो हम क्या कहेंगे, वो है पहली जनरेशन का बायोफ्यूल। यानी सामान्य भाषा में कहा जाए, यदि हम खेत में पहले फसल तैयार करें, उससे बना रहे हैं अगर बायोफ्यूल, तो गन्ना तैयार किए, गन्ने से बनाएं, मक्के से बनाएं, तिलहन से बनाएं, तो हम कहेंगे पहली पीढ़ी के बायोफ्यूल हैं। तो हमने खेत में तैयार किया पहले पौधा, फिर उससे बायोफ्यूल बना रहे हैं, पहली बात। दूसरी जनरेशन जो होती है सर, वो एक अलग बात है। दूसरी जनरेशन में क्या करते हैं, ऐसे तत्व जिनके अंदर, सुनिएगा, लिग्नोसेलुलोज होता है, लिग्नोसेलुलोज, या मैं कहूं सेलुलोज होता है जिनके अंदर, सेलुलोज मतलब पादप जो कोशिकाएं होती हैं सेलुलोज पाया जाता है। तो लिग्नोसेलुलोज की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं यहां पर, ऐसी जीव या ऐसी चीजें लिग्नोसेलुलोज हो, उनसे बनाना। जैसे वेस्ट अगर बात करूं, लकड़ी, किसी टूटी फूटी लकड़ियां पड़ी हैं, कहीं कटी फटी लकड़ियां पड़ गई आपको, लकड़ी के अंदर क्षमता होती है, इसके अंदर लिग्नोसेलुलोज होता है, उससे बना रहा हूं बायोफ्यूल में। या फिर स्ट्रॉ, यानी जो पराली बची है आपके खेत में, अपशिष्ट बचा है खेत का, उससे बना रहा हूं मैं अगर बायोफ्यूल। या फिर जो जैव कचरा है, जो बायो वेस्ट है, घरों से निकल रहा है, सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, उससे बना रहा हूं बायोफ्यूल। इसमें फसल नहीं पैदा की खेत में मैंने, ये अपशिष्ट हैं, लकड़ी अपशिष्ट है, ये पेड़ काटा नहीं मैंने, लकड़ी अपशिष्ट है ये सीधी सीधी। इसके अलावा स्ट्रॉ, चावल धान निकल गया, जो बच गया अभी डंठल, वो अपने आप में स्ट्रॉ वेस्ट है, यहां पर वेस्ट यूज कर रहे हैं हम लोग। तो सेकंड जनरेशन जो पैदा होगा सर, ये होगा अपशिष्टों से तैयार। जी हां, ये वेस्ट से तैयार होगा, और ऐसा वेस्ट जिसमें लकड़ी के गुण हो, सेलुलोज हो। और सेलुलोज किसके अंदर होता है, पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिका प्लांट सेल के अंदर। तो ऐसे पौधे, ऐसी चीजें जिसमें अपशिष्ट हो, जिसमें पौधे की कोशिकाएं हो, उनसे आप बना सकते हैं।
चाहे वो बायो वेस्ट हो, आपके घर से निकलने वाले, किचन से निकलने वाला आपका वेस्ट हो, या फिर वो फसल का पराली हो, या फिर वो आपका कोई लकड़ी या कोई ऐसी चीज हो सकती है, घास का डंठल हो सकता है, कोई भी चीज में आपकी लकड़ी या जिसमें प्लांट सेल पाई जाती है, सेलुलोज पाए जाते हैं, उनसे आप बना सकते हैं बायोफ्यूल सेकंड जनरेशन के। ठीक है सर। थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी, समुद्री, मैरीन। क्या मायने हैं सर इसके? समुद्र में शैवाल होते हैं सर, शैवाल से बना लीजिए आप बायोफ्यूल, शैवाल निकाल लाइए। समुद्री बीज या समुद्री खरपतवार होती है, समुद्र में खिल जाती है कहीं भी, उसको निकाल के बनाइए बायोफ्यूल। यानी कुल मिलाकर थर्ड जनरेशन होते हैं सर समुद्री उत्पाद या समुद्री वेस्ट, कुछ भी कह लीजिए अपनी भाषा में। समुद्र में जो शैवाल हैं, माइक्रोएल्गी हैं, कुछ कहीं पर कुछ पौधे हैं समुद्र के अंदर, उनसे आप बना सकते हैं। इसे हम कहते हैं थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। ठीक है, समुद्र से प्राप्त उत्पादों से। फोर्थ जनरेशन उसे होता है सर ब्रेक थ्रू का हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सर, इसके लिए विशेष तकनीकों की आवश्यकता होती है। टेक्नोलॉजिकल हम बना रहे हैं बायोफ्यूल को, सोलर टू फ्यूल। जी हां, सौर ऊर्जा को कन्वर्ट कर रहे हैं बायोफ्यूल में। हम लोग सौर ऊर्जा को, तकनीक को कन्वर्ट करेंगे बायोफ्यूल में। ये तकनीक भारत में नहीं आई, चिंता ना करें, अब तक परेशान नहीं होंगे। सोलर टू फ्यूल, एडवांस एल्गी। एल्गी आप अपने खेत में नहीं, समुद्र में नहीं, अपने एक कंट्रोल कंडीशन में तैयार कर रहे हैं केवल बायोफ्यूल के लिए। तो एल्गी का नया संस्करण आ गया। सौर ऊर्जा को कन्वर्ट कर रहे हैं आप, स्टोर करके उससे बायोफ्यूल बना रहे हैं आप, यानी कुल मिला के एनर्जी का रूपांतरण कर रहे हैं यहां पर आप। हमारे काम का नहीं है चौथा जनरेशन, भूल जाइए। हमारे काम के 3 जनरेशन सर। क्यों 3 जनरेशन काम की, उसमें मैं आऊंगा अभी आपके साथ। पहली बात तो पहला होता है सर फसल खेत में पैदा कीजिए, दूसरा अपशिष्टों से, तीसरा समुद्री उत्पादों से, और चौथा उच्च तकनीकी संस्थान, उच्च तकनीकी उपकरणों से। 4 जनरेशन हो गई सर यहां पर। आइए रहा, ठीक है। अब थोड़ा सा नजर मारिए दोस्तों, नजर मारिए। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल दुनिया में अस्तित्व में कब आए? साल 2000 से लेकर 2010 के बीच में। ठीक है, तो बायोडीजल, बायोएथेनॉल, बायोगैस, ये सब चीजें क्या हैं? बायोगैस भी क्या एक प्रकार से, ये कौन सा बायोगैस सर? ये भी क्या बनती है? बायोफ्यूल एक प्रकार के। तो बायोगैस हुआ, या आपका बायोडीजल हुआ, बायोएथेनॉल हुआ, ये सब चीजें बनती हैं जो गन्ने से बन रही है या आपके कुछ बना रहे हैं आप, ये सब किसमें आती हैं सर? अल्टीमेटली कहते हैं बायोएथेनॉल कहते हैं सबको मिलाकर हम लोग, बायोएथेनॉल। तो बायोएथेनॉल जो बना रहे हैं सर आप, वो क्या है अपने आप में पहली पीढ़ी का। ठीक है सर। इस समय दुनिया में क्या आ गई है सर 2010 के बाद से सेकंड जनरेशन, और इसमें आप बना रहे हैं बायोएथेनॉल किससे मालूम है आप? इसको बना रहे हैं आप किससे? इसमें बना रहे हैं हम लोग अपशिष्टों से। बायोडीजल, बायोमिथाइल, बायोमिथाइल टर्शरी मिथाइल, बायोमीथेन, बायोहाइड्रोजन। बायोमीथेन नाम याद रखिएगा, चर्चा बाद में करूंगा। बायोमीथेन शब्द है आपकी लिखा हुआ स्क्रीन पे, बायोमीथेन, बायोहाइड्रोजन। तो जैव तत्वों से हाइड्रोजन बनाना, जैव से मीथेन बनाना, ये सब तैयार करने वाले हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा शब्दों का। तो बायोमीथेन लिख लीजिए, बायोमीथेन तैयार होती है सेकंड जनरेशन में। और सेकंड जनरेशन मतलब क्या होता है? अपशिष्ट, वेस्ट। जी हां, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल समझा दूं, अभी बता देता हूं, अब याद रखेंगे बाद में लिखते समय इसको। हमारे यहाँ जो नगर निगम है, सॉलिड वेस्ट होता है, जो ठोस कचरा होता है सर हमारे यहाँ पर। कौन सा ठोस कचरा? जो घरों से निकलता है सॉलिड वेस्ट, उसमें जो मैं कहूँ आपसे, अगर जो सब्जी अब्जी कचरे हैं या किचन का जो वेस्ट है, बायो वेस्ट है, या फिर मंडी सिस्टम, मंडी हमारे यहाँ पर सब्जी मंडी है, वहां से जो वेस्ट निकलता है, हमारे मंदिर होते हैं या हमारे गुरुद्वारे आदि, नमाज क्या मस्जिद आदि होते हैं जहाँ फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं, फूल भी क्या अपने आप में बायो वेस्ट है एक प्रकार का। एक बार हटेगा तो बायो वेस्ट है अपने आप में। तो फूल मालाएं, सब्जियों के छिलके, सब्जी मंडी का वेस्ट, इन सबसे बनती है बायोमीथेन। बायोमीथेन, जी हाँ, तो बताएंगे हम लोग आपको आगे जाकर। लेकिन बायोमीथेन वो क्या है? वेस्ट है। वो ना तो फसल का वेस्ट है और ना ही लकड़ी है, वो सेलुलोज है। जी हाँ, उससे बनती है बायोमीथेन बनती है। बात करेंगे थर्ड जनरेशन में सर, तो हम बात करें थर्ड जनरेशन में क्या कर रहे हैं सर? बायो रिफाइनरी की चर्चा छोड़ दी, काम बताया मैंने आपको, समुद्री तकनीकों से बनता है। और बायोफ्यूल हम यहां बना रहे हैं सर चौथी जनरेशन में, जेनेटिकली कंज्यूम्ड वेजिटेबल से बदलाव की, जेनेटिक्स में बदलाव किए आपने, ऐसे पौधे उगाए जो सूर्य की ऊर्जा को ज्यादा स्टोर कर रहे हैं और ज्यादा बायोफ्यूल बना रहे हैं। आपने एल्गी, एडवांस एल्गी तैयार की, जेनेटिक मॉडिफाई की एल्गी को आपने, जिससे वो ज्यादा ऊर्जा स्टोर करके ज्यादा बायोफ्यूल दे सके आपको।
वो तकनीकी स्तर पर, उस पर हम नहीं जा रहे हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हम स्वीकार नहीं कर सकते, हम लोग अनुवांशिक रूपांतरित अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बात की बात है। लेकिन अभी हम लोग आ गए हैं सेकंड जनरेशन और कुछ हद तक थर्ड जनरेशन पर। ठीक है सर, यहां तक हमें बात समझ में आती है? क्या यहां तक बात समझ में आई दोस्तों? आपको बताइए मुझे यस करके, ए लिखकर। क्लियर है दोस्तों को यहां तक बातें? बताइए एक बार हाँ करके। ठीक है, सब कुछ ठीक है हमारे बीच में सर? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आपके साथ, हम लोग यहां से कंटिन्यू करेंगे आपके साथ फिर हम लोग। जी हाँ, सब कुछ ठीक है। राहुल कह रहे हैं सर इन सबको एक बार लिखवा देना। आवश्यकता है लिखवाने की? मुझे लगता नहीं कि ये तो चीज़ें सेल्फ रनिंग नोट्स हैं दोस्तों, आप बना रहे होंगे। मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ चीज़ों को, रनिंग नोट्स बनते रहते हैं आपके। बाकी आपको दीक्षांत की ओर से नोट्स मिलेंगे दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए उस पर। उसको भी आपको पढ़ना है, मिल ही गए होंगे, मुझे लगता है फर्स्ट राउंड के नोट्स मिल ही गए होंगे आपको यहाँ पर। तो उसको पढ़ते रहिए आप लोग आराम से, प्लस ये क्लास समझते हुए चलिए, कुछ नोट डाउन एक्स्ट्रा करते हुए चलिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके संग, आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से। ठीक है, अगला टॉपिक हम बात कर रहे हैं बायोफ्यूल के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों आपके साथ। बायोफ्यूल पे हम चर्चा करने वाले हैं। अब समझिएगा, इंटरनेशनल बात काम की बात है सर। हेडिंग बनाएंगे बायोफ्यूल पॉलिसी, सुन लीजिए आराम से। अगला टॉपिक है सर बायोफ्यूल नीति की, बायोफ्यूल पॉलिसी की। आराम सुनिएगा दोस्तों, बहुत काम की है ये। बायोफ्यूल पॉलिसी में लगातार क्वेश्चन देख रहे हैं आते हुए। अब समझिएगा क्या है पूरी बायोफ्यूल पॉलिसी, आराम से सुनेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग बात, इस बार भी क्वेश्चन देखा पीटी में, और क्वेश्चन आपके लिए आते रहेंगे आने वाले दिनों में सर। ठीक है, आइए पढ़ते हैं दोस्तों क्या है। तो पहली बात, कब जारी की गई बायोफ्यूल पॉलिसी सर? मई 2018 में। ठीक है, तो 16 मई को आई थी पॉलिसी ये, मई 2018 में जारी किया गया था इस नीति को सर। राष्ट्रीय जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति सर। ठीक है, इसमें क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर, नोट डाउन करते जाइएगा। इस नीति के तहत हमने क्या किया है, जैव ईंधनों को दो भागों में बांटा है। हमने जैव ईंधनों को दो भागों में बांटा है। पहला है आधारभूत जैव ईंधन, बेसिक बायोफ्यूल, हिंदी में कहेंगे बेसिक बायोफ्यूल, यानी पहली पीढ़ी के बायोफ्यूल। ठीक है ना दोस्तों? तो बेसिक बायोफ्यूल में कौन से फ्यूल हैं? पहली पीढ़ी के, जो किससे बनते हैं? फसलों से बनते हैं, मक्के से, गन्ने से बनते हैं। जी हाँ, तो पहली पीढ़ी के बायोफ्यूल बनाना है हमको इसमें। और दूसरा जो हमने आइडेंटिफाई किया, पहला जो है जैव ईंधन दो भागों में बांटा है सर। एक सब मैं लिखवा दूं यहाँ पर, अच्छा रहेगा, थोड़ा देख लेते हैं इसमें हम लोग। तो हमने क्या किया है, बायोफ्यूल्स को दो भागों में बांटा है सर। पहला बेसिक बायोफ्यूल, यानी आधारभूत बायोफ्यूल, अर्थात फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। समझ चुके हैं पीछे फर्स्ट जनरेशन, यानी कि फसलों से तैयार होने वाले बायोएथेनॉल या बायोडीजल। दूसरा है सर एडवांस या विकसित बायोफ्यूल, एडवांस यानी विकसित बायोफ्यूल। इसमें है दो प्रकार के, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। जी हां, हमने बायोफ्यूल को दो भागों में बांट लिया अपने यहां पर सर विकास के लिए। एक है बेसिक बायोफ्यूल और एक है एडवांस बायोफ्यूल। एडवांस बायोफ्यूल में सर सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। ठीक है, ठीक है, तो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल अब समझिएगा दोस्तों, थोड़ा समझ लेते हैं इसको हम लोग यहां पर। आइए, तो बताया मैंने आपको, फर्स्ट जनरेशन में बायोथेनॉल बनेगा, डीजल बनेगा, किससे बनेगा? फसलों से। सेकंड जनरेशन में एथेनॉल किससे बनेगा सर? ठोस कचरे से बनेगा सर। ठीक है, तीसरी पीढ़ी में किससे बनेगा सर?
बताया समुद्री एल्गी से, समुद्री खरपतवार से बनेगा तीसरी पीढ़ी में सर। ठीक है, तो श्रेणीबद्ध कर दिया हम लोगों ने। आप समझेगा सर, गन्ने का रस हुआ, चीनी वाली वस्तुएं जैसे स्टार्च आदि, चुकंदर है, स्वीट सोरगम स्टार्च वाली वस्तुएं जिसमें भुट्टा है, कसावा है, मनुष्य के उपभोग के लिए बेकार हो चुका अनाज जैसे गेहूं, टूटा चावल, सड़े हुए आलू, इसका इस्तेमाल की अनुमति दी जा सकती है। यानी कुल मिलाकर कच्चे माल का दायरा बढ़ाया गया है। जी हां दोस्तों, कच्चा माल अधिक होना चाहिए, हम यूज करेंगे स्टार्च आदि का भी, यहां पर ये क्लियर कहा गया है। आप नोटिस कर रहे हैं यहां पर गन्ने का रस, चीनी वाली वस्तुएं जिसमें स्टार्च है, चुकंदर है, मनुष्य के उपभोग के लिए खराब हो गया, टूट गया अनाज, सड़ गल गया अनाज, उसका यूज कीजिए। सड़ा हुआ आलू हो सकता है, चावल हो सकता है, गेहूं हो सकता है, इनका हमें यूज करना है दोस्तों यहां पर अपने बायोफ्यूल के लिए सर, यहां पर। ठीक है, यहां तो कोई मुश्किलें नहीं है। चलिए, एक मैं प्रयास करूंगा आपको ओके, अगर आप एक नजर मारें 2020 के प्रश्नों पर दोस्तों मेरे साथ, तो एक प्रश्न में दिखाना चाहूंगा आपको, शायद इसमें होना चाहिए वो प्रश्न। सिलेबस को देखें आपके साथ। ओके, 2020 के हम क्वेश्चन देखें दोस्तों एक बार आपके साथ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक आया था, मैं चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ। ये हमारा आ गया 2017 का, 18 का, 19 का। ठीक है, ठीक है, अभी आ गया 2019 का, और इसके बाद 2020 का देखते हैं आपके सामने। क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था इस साल हमारे पास, 2020 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कावेरी, ठीक है, किशनपुर, अब एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं स्क्रीन में संग, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और मरकरी इंटरविस्ट होते हैं। बिल्कुल होता है, आर्सेनिक, लेड आदि होते हैं, बताया मैंने आपको उसके अंदर। आर्सेनिक, लेड, पारा आदि होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मरकरी होती है, बिल्कुल होती है। कोयला संचालित जो विद्युत पावर प्लांट होते हैं उनमें SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। SO2 NO2 निकलते हैं, जी हाँ निकलते हैं सर, ठीक बात है अपने आप में ये। और भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है, जी नहीं, राख की मात्रा अधिक नहीं होती हमारे यहाँ, बताया था आपको मैंने इस बारे में। ठीक है सर, इसका बात करें हम लोग आगे चलें, एक बार आपके साथ देखें हम लोग। मैं क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिए आप थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन उत्पादक के लिए किनका आप प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय नीति की बात कर रहा है दोस्तों यहां पर, वो क्वेश्चन पूछा है नीति पर। कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, मूंगफली के बीज, कुल्थी, सड़ा आलू, चुकंदर। तो चुकंदर का नाम लिखा था पीछे, आपने देखा दोस्तों वहां पर। ठीक है, चलिए, चुकंदर का नाम था, सड़े आलू का नाम था, यानी 5 और 6 तो साथ में होने ही होने हैं, तो ए और डी बचा ऑप्शन आपके पास। अब आइए, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने भी होने चाहिए सर, 2 भी होगा, और एक कसावा भी है सर। अब कुल्थी, हॉर्स ग्राम या मूंगफली के बीज, इनकी बात की गई है क्या? आइए एक बार देखते हैं आपके साथ, आपकी नीति में ऐसा कुछ कहा गया है क्या? कुल्थी या फिर मूंगफली के बीज की बात कही गई है आपके यहाँ पर? भुट्टा, कसावा, अनाज जो खराब हो चुका है, आलू का इस्तेमाल नहीं, इसमें बात नहीं की गई है। तो निश्चित तौर पर नहीं होगा, मूंगफली का यूज नहीं करना हमें यहाँ पर। तो ये चीजें बहुत काम की, किन का प्रयोग करने वाले हैं आप अपने यहाँ पर फसल या बायोफ्यूल पैदा करने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो ये बफरिंग हो रहा है, एक बार चेक करिए दोस्तों, मेरे लगता है ठीक चल रहा होगा मामला आपके साथ। ठीक है राहुल जी, थोड़ा सा चेक कर लीजिए अपने स्तर पर, बफरिंग नहीं हो रही किसी प्रकार से।
चलिए कंटिन्यू करते हैं, उस वक्त कंटिन्यू करते हैं। आइए, और क्या पॉलिसी में सुनिएगा सर, और क्या पॉलिसी के अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिसी है ये। पहला काम तो हो गया कच्चा माल क्या है, ठीक है। अब सुनिए पॉलिसी में और क्या कहा गया है। और क्या कहा गया पॉलिसी में सर, देखिए खासकर क्या है सर, हम क्या करेंगे यहां पर, जो किसान अतिरिक्त अनाज आज पैदा हो रहा है, आज खेती हमारे यहां सरप्लस हो रही है, गेहूं और चावल की मात्रा बढ़ती जा रही है, फसलों की मात्रा बढ़ती जा रही है, रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, जिसके कारण किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। यदि हम उसका बायोफ्यूल तैयार करेंगे सर, तो इससे क्या होगा, उचित मूल्य नहीं मिलने का जो खतरा होता है वो खत्म हो जाएगा। जी हां, इसीलिए हमने कहा है कि जो अतिरिक्त अनाज हैं, जो एडिशनल फ्यूल्स, एडिशनल जो अनाज पैदा कर रहे हैं हम लोग, उनका प्रयोग कर सकते हैं बायोफ्यूल बनाने के लिए सर, उसका प्रयोग कर सकते हैं बायोफ्यूल बनाने के लिए हम लोग दोस्तों यहां पर, ठीक है। इसके अलावा सुनिए आराम से, इसके अलावा यदि आप सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल बनाना चाहते हैं आप, और उसके लिए बनानी पड़ी रिफाइनरी, जहां पर आप ले जाएंगे अपशिष्टों को जलाएंगे या उससे बनाएंगे बायोफ्यूल। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल बनाने के लिए आपको रिफाइनरी चाहिए, जहां पर आप कचरा उठा के ले जाएंगे या जहां पर आप पराली उठा के ले जाएंगे और उससे बनाएंगे बायोफ्यूल। तो अगर आप सेकंड जनरेशन रिफाइनरी तैयार करते हैं तो सरकार क्या कह रही है, आपको अतिरिक्त कर प्रोत्साहन, जी हां, टैक्स में छूट मिलेगी, आपको टैक्स में छूट मिलेगी यहां पर, और जो नुकसान आपका होगा 6 सालों में सरकार पेमेंट भी करेगी, वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार भुगतान भी करेगी आपका। यानी कुल मिलाकर सेकंड जनरेशन बायो रिफाइनरी बनाने के लिए सरकार सहायता देगी। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल बनाने के लिए सरकार सहायता देगी। ये बात सामने आती है आपके साथ दोस्तों। और क्या है सर, ध्यान सुनिएगा, यह नीति गैर खाद्य तिलहनों, इस्तेमाल किए जा चुके खाना पकाने के तेल, लघु गांव फसलों से जैव उत्पादन के लिए स्थापित करने का प्रोत्साहन देगी। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, सुनिएगा। देखिए यहां लिखा है पॉलिसी में, क्या लिखा है, नॉन फूड ऑयल, गैर खाद्य तेल। भैया मूंगफली का तेल यूज नहीं, मूंगफली तेल खाने में काम आता है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। गैर खाद्य तिलहन, अब सुनिए क्या मतलब है, ऐसे तिलहन जिनका आप खाने में यूज नहीं करते हैं, ऐसे तिलहन यदि कुछ होता है, कोई ऐसा तेल वाला बीज है जो हम खाने में प्रयोग नहीं करते हैं, उससे बना सकते हैं बायोफ्यूल। और साथ ही साथ ऐसा फ्यूल, ऐसा तिलहन आप फ्राई कर चुके हैं, जिसके अंदर आपने कढ़ाई पर रखा, कुछ फ्राई कर लिया, खाना वाना फ्राई कर रहे हैं उस पर, या कुछ पूड़ी तल रहे हैं, या उसमें कुछ व्हाटएवर समोसे तल रहे हैं, आपने तल लिए, उसका जो बचा हुआ तेल है जो अनुपयुक्त है, यूज नहीं करना चाहिए आपको, उसको आप फेंक देंगे, या कई बार क्या करते हैं लोग बार बार रीयूज करते हैं, उसको रीयूज नहीं करना है, वो खराब हो चुका है हेल्थ वाइज। अब उसके लिए क्या किया जाए सर, तो इस्तेमाल किए चुके खाना पकाने के तेल को लाया जाएगा बायोफ्यूल रिफाइनरी तक, इसके लिए सप्लाई चेन तैयार की जाएगी। भैया अगर मैकडोनल्ड का जो चेन है, मैकडोनल्ड का जो रेस्टो है, उसमें वो फ्रेंच फ्राई करता है, उसके बाद जो तेल बच गया, या हमारे हलवाई समोसा फ्राई करता है, उसके बाद जो तेल बच गया उसके पास, उस तेल को पैक करके लाया जाएगा रिफाइनरी तक। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जी हां, आपूर्ति श्रृंखला तंत्र की स्थापित करने में सरकार मदद करेगी। सरकार चाहती है कि ये तेल दोबारा प्रयोग ना किया जाए, इससे सरकार मदद करेगी यहां पर। बात ठीक है सर, ये बिल्कुल ठीक बात है। आइए दोस्तों, और क्या कर रहे हैं हम लोग, और क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सब मदद कर रही है सरकार, यानी कि फसलों का अच्छा मूल्य मिले, टैक्स छूट मिलेगी रिफाइनरी बनाने के लिए, और गैर खाद्य तिलहनों का इस्तेमाल किया जाएगा बनाने के लिए। इससे फायदा क्या होगा सर, फायदा क्या होने वाला है दोस्तों, समझिएगा। यदि आप खुद तेल बनाते हैं तो आयात कम होंगे देश के, आयात निर्भरता कम होगी देश की, बाहर से तेल गैस नहीं मंगाना पड़ेगा, पर्यावरण स्वच्छ हो जाएगा, इको फ्रेंडली होगी ये गैसें जो होंगी सर, पर्यावरणीय मित्र होंगी सर, बायोफ्यूल जलेगा तो पॉल्यूशन कम आएगा सर। इससे क्या होगा सर, यदि आप खाना पकाने का तेल जो होता है उसका बार बार यूज ना करें तो लोगों की हेल्थ अच्छी होगी सर। खाना पकाने के लिए तेल, खासतौर से तलने के लिए जो लंबे समय तक उसका दोबारा इस्तेमाल करते हैं, उससे बीमारियां हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है सर, हम चाहते हैं रीयूज ना करें तेल को, हम लोग रीयूज ना करें तेल को, इससे बीमारियां कम होंगी सर, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा सर, यहां पर बीमारियां कम हो जाएंगी सर इससे। और क्या फायदा मिलेगा सर, और क्या फायदा होगा दोस्तों, चौथा फायदा हमारे पास, ठोस कचरा जो निकल रहा है, नगर निगम के पास आ रहा है,
सब्जियों के छिलके या फलों के छिलके या अन्य किचन का सब्जी और सामान आ रहा है, वो जाएगा रिफाइनरी में, क्योंकि सेकंड जनरेशन रिफाइनरी में इनका यूज हो सकता है। तो हमारे पास जो म्युनिसिपैलिटी वेस्ट है, जो नगर निगम का जो कचरा है, उसमें कमी आएगी, उसका अच्छा प्रबंधन होगा। ठोस कचरे के पहाड़ नहीं बनेंगे हमारे शहरों के आसपास। जी हां, तो ठोस कचरा प्रबंधन बेहतर होगा, नगर निगम का जो कचरा होता है उसका प्रबंधन बेहतर होगा सर। ठीक है सर। और क्या होगा इसके अलावा सर? पराली, जो बड़ा संकट है देश के सामने, उसका प्रबंधन हो पाएगा, पराली का प्रबंधन हो पाएगा सर, उसका यूज होगा क्योंकि रिफाइनरीज में सर। ठीक है। अब सोचिएगा इसके अलावा सर, ग्रामीण इलाकों में चूंकि पराली जहां जलाई यूज की जाएगी या कहीं और भी कुछ काम करना है, तो क्या होगा, हमें ऐसे इलाकों में बनानी पड़ेगी रिफाइनरी जो गांव के आसपास हो। आप इसको शहर में नहीं बना सकते रिफाइनरी को, आपको ऐसी जगह बनानी पड़ेगी जहां गांव की पराली को लाया जा सके और उससे बायोफ्यूल बनाया जा सके। यानी गांव में फैक्ट्री लगेगी और गांव में निवेश बढ़ेगा तो नए रोजगार पैदा होंगे और गांव तक पैसा पहुंचेगा, निवेश पहुंचेगा। इससे अल्टीमेट फायदा क्या होगा सर? ग्रामीण इलाकों में रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड जनरेशन रिफाइनरी जो बनेगी वो कहां बनेगी? जहां से पराली को मिल सके, वो कहां होगा? खेत के आसपास, गांव के आसपास, वरना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो लगाइए फैक्ट्री को वहां पर और मजदूर रखिए, रोजगार मिलेगा लोगों को और गांव में निवेश होगा सर, ऐसा मान सकते हैं, इससे फायदा मिलेगा सर। और अल्टीमेटली उनकी पराली को खरीदने वाला कोई होगा। अब तक जो कचरा था उसे खरीदने वाला कोई होगा, और खरीदता है कोई, तो इससे किसानों की आय बढ़ सकती है दोस्तों, इससे किसानों की आय में वृद्धि हो जाएगी। मिल रहे हैं फायदे सर? लिख लिया आपने दोस्तों इस बात को? फायदे क्या होंगे यदि आप सेकंड जनरेशन रिफाइनरी बनाते हैं? यदि बायोफ्यूल पॉलिसी लागू होती है तो क्या फायदे होंगे? देश का तेल निर्यात आयात कम होगा, पर्यावरण साफ होगा, बीमारियां कम होंगी, ठोस कचरे का प्रबंधन बेहतर होगा, पराली का प्रबंधन बेहतर होगा, रोजगार निवेश के नए अवसर पैदा होंगे और किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ेगी, उनकी इनकम डबल होगी। ये हैं फायदे बायोफ्यूल पॉलिसी या देश में बायोफ्यूल के आगे बढ़ने के। बताइए एक बार, जुड़े क्या नहीं हम लोग यहां पर? समझ आई कि नहीं बात दोस्तों? क्लास में रेगुलर रहिए, लाइव क्लास में रेगुलर रहिए दोस्तों, तभी लाइव क्लास का मजा भी है आपको भी और मुझे भी। तो अगर आप रेगुलर नहीं होंगे तो मुश्किल होगी मेरे लिए भी। तो प्लीज रेगुलर रहें क्लास के अंदर, लाइव क्लास के अंदर रेगुलर रहें, वरना मैं भी रिकॉर्डिंग करके दे सकता हूँ किसी क्लास चलाने के लिए। आपको मजा ही रिकॉर्डिंग ही देखनी है तो फिर मैं भी रिकॉर्डिंग करके दे दिया करूंगा। तो हम वो नहीं चाहते आपके साथ, हम चाहते हैं लाइव क्लास हो जहां इंटरेक्ट कर पाए हम लोग, बात कर पाए आपके साथ, आपके सवालों को हल कर पाए हम लोग यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो क्लियर हमको दोस्तों बातें? बायोफ्यूल पॉलिसी क्लियर है? सरकार की नीति क्या कहती है? 2 प्रकार के ईंधन, कच्चा माल। तो अगर बायोफ्यूल पॉलिसी को समरी कर लिया जाए फटाफट आपके साथ, तो बायोफ्यूल पॉलिसी को अगर समरी कर लिया जाए दोस्तों आपके साथ, तो क्या क्या निकल के आया? बायो ईंधन नीति में क्या क्या निकल के आया सर हमारे पास? पहला काम, 2 प्रकार के बांटे हैं, बेसिक और एडवांस में बांटा हमने ईंधनों को सर, बेसिक और एडवांस में बांटा सर। दूसरा, कच्चा माल क्या होगा ये समझा, भुट्टा, कसावा, चुकंदर, गेहूं के दाने, चावल के दाने, टूटे फूटे आलू, एक सड़े हुए आलू, कच्चा माल समझा हमने सर। इसके अलावा सरकार क्या प्रोत्साहन देगी, हमने समझा इस बात को दोस्तों। सरकार क्या प्रोत्साहन देगी रिफाइनरी लगाने के लिए? सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, टैक्स में छूट दे रही है, यहाँ पर मदद करेगी सरकार, प्रोत्साहन दे रही है आपको यहाँ पर, जिससे आप सेकंड जनरेशन रिफाइनरी लगा सकें, 2G रिफाइनरी लगा सकें, इससे आप देश के इलाकों में। ये हो रहा है सर। इसके अलावा हमने जाना कि आप रीयूज्ड कुकिंग ऑयल ये करेंगे सर, रीयूज करेंगे कुकिंग ऑयल को, रीयूज कुकिंग ऑयल करने वाले हैं सर। अच्छा दोस्तों, रीयूज के नाम से मुझे एक चीज याद आई, सुन लीजिए, जोड़ना बहुत जरूरी है। इंटरनेट खुलता हो तो मजा आ जाएगा। खुल गया इंटरनेट? जी हाँ खुल गया है। कीबोर्ड आ जाए तो और अच्छा रहेगा। जी हाँ कीबोर्ड भी आ गया है। एक काम करेंगे, थोड़ा सा आपको सर्च करना है मेरे साथ। आप जाएंगे दोस्तों RUCO पर, छोटा सा काम करेंगे दोस्तों मेरे साथ। आप जाएंगे RUCO। अब ये क्या बोला है सर RUCO? आप देखेंगे दोस्तों, बड़ा मजा आएगा। RUCO, रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरे साथ, रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल का यूज करेंगे हम
रीपर्पस, उसका पर्पस क्या होगा सर, जिससे हम कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बना सकें। जी हाँ, भारत सरकार ने स्कीम लॉन्च की है सर, RUCO। किसने लॉन्च की है सर, FSSAI। इसका नाम जरूर सुना होगा, देखा होगा आपने, पढ़ा होगा। आप कुछ भी खाने का पैकेट लेकर आइए, दूध का पैकेट लेकर आइए, चिप्स का पैकेट लेकर आइए, कोई भी वस्तु जो प्रोसेस होकर मिल रही है, आपको पैकिंग के तहत मिल रही है, उस पर FSSAI का लोगो होता है। ये भारत सरकार की रेगुलेटर है खाद्य पदार्थ मानकों की, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। जी हां, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे आप लोग। FSSAI ये क्या कर रहा है कि स्कीम लॉन्च की है सर इसने, जिसका उद्देश्य क्या है, जो ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल होता है, एक बार जो यूज हो गया उससे हम लोग बायोडीजल तैयार करेंगे, उसके सप्लाई चेन तैयार की जाएगी। यानी मतलब कैसे लोगों तक पहुंचे, कैसे वो रेस्टोरेंट में जो कुकिंग ऑयल यूज किया गया वो कैसे रिफाइनरी तक पहुंचेगा, सप्लाई चेन होगी। और इसके लिए मानक तय किए गए किसके द्वारा दोस्तों, FSSAI के द्वारा। थोड़ा याद रखिए, काम की बातें हैं सारी ये। ठीक है, तो चलिए, तो ये काम का रहेगा दोस्तों। चलिए, तो देश में लगभग 26 बायोडीजल रिफाइनरी इससे अटैच हो चुकी हैं और लोग जुड़ रहे हैं इसके साथ, लगातार 14 राज्य जुड़ चुके हैं इसके साथ। कुल मिलाकर ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। चलिए, इस पर क्वेश्चन बना नहीं है, बन सकता है, तैयार मानना मेरा है, क्वेश्चन आएगा इस पर जरूर। चलिए, लौट के आते हैं टॉपिक पर हम लोग यहां से। तो मैं बात कर रहा था रुको स्कीम की। ठीक है, तो ये बायोफ्यूल कैसे जोड़ सकते हैं आप, सरकार ये प्रयास कर रही है इस तरफ। और बायोफ्यूल पॉलिसी में क्या कहा गया है सर, इसमें इसके अलावा कहा गया है, इसके लाभ की बात मैंने की आपके साथ, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है इसकी चर्चा मैंने आपके साथ की अभी यहाँ पर। तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट समझाए मैंने आपको, ये हैं। तो ये है दोस्तों आपकी बायोफ्यूल पॉलिसी। उम्मीद कर रहा हूं टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। हो गया है तो कह दीजिए यस, और फिर हम लेक्चर को अपने रोकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं सब लोगों को क्लियर हो चुका है। मैं फिर कहूंगा, जो बच्चे बाद में ऑफलाइन देखेंगे, आप लाइव क्लास में आइए दोस्तों, लाइव क्लास में मजा ही अलग होता है। आपके सवालों को हम ले पाएं, आपके जवाब हम दे पाएं, मुझे मजा आता है पढ़ाने में लाइव क्लास के अंदर। तो आप लाइव क्लास रहें क्लास के अंदर, मैं चाहूंगा आप लोगों से संख्या बल रहे हमारे पास क्लास के अंदर, जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहां पर हम लोग क्लास को रोकेंगे अपनी आज। मानिए देखो, क्लास का टाइम लगभग मेरा मानना है कि 1.5 घंटे के आसपास रहता है क्लास का टाइम। स्टैंडर्ड टाइम मेरी क्लास का इतना ही है, क्योंकि मैं लगातार बोलता रहता हूँ आप लोगों से, मैं लगातार चर्चा करता रहता हूँ। 1 घंटा 30 मिनट काफी अच्छा टाइम है क्लास का हमारे बीच। इससे ऊपर मैं बढ़ाऊंगा तो ऑफकोर्स थोड़ा स्पीड कम करनी पड़ेगी, या फिर मुझे और टाइम पास। मैं चाहता हूँ 1.5 घंटा का सॉलिड कंटेंट मिले आपको, तो लगातार 1 घंटा बोला जाए, आपके साथ चर्चा की जाए। आप कोई भी समस्या तो बता सकते हैं मैनेजमेंट को, आप कोई समस्या नहीं है। मेरा मानना है निजी स्तर पर 1.5 घंटे की पर्याप्त क्लास मेरे स्तर पर, मेरी जो स्पीड है बोलने की और जो कंटेंट होता है मेरा, वो 1.5 घंटे के लिए काफी होता है हमारे पास। तो हम चर्चा करते हैं, काफी रहती है आपके साथ। तो कल मिलेंगे 8 बजे आपके साथ, और हम चर्चा करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, बात करेंगे CBG पर, बात करेंगे बाकी मुद्दों पर। ठीक है, तो चलिए, तो मुलाकात होगी आपके साथ कल हमारी 8 बजे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।